जब निमंत्रण मिला और आप जो आए, लोकायुक्त शब्द आपने पहली बार सुना होगा, और हेल्थी लिविंग या हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सुनना है, कुछ जानना है, कुछ शेयर करना है, तो वैसे तो आप आए हैं तब आपको मालूम है कि अभी हम क्या करने वाले हैं। जो आपकी लाइफ में आप जो करते हैं, मानव खलु उत्सव प्रिया, और किसी को भी एवरीबडी वांट्स हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। किसी को बीमार रहना अच्छा ही नहीं लगता, खुश ही रहना है। हम गुजराती बोलते हैं जलसा करना है। विदाउट जलसा आप रह ही नहीं सकते। अब जलसा कैसे करना, आनंद कैसे करना, खुश कैसे रहना, वो उसके ऊपर संस्कार, संस्कृति, ट्रेडिशन वो डिपेंड करता है। हम लोग फाफड़ा खा के जलसा करते हैं, मतलब मज़ा आता है। आप लोग शायद इडली या ऐसा कुछ खा के, उपमा खा के जलसा करते होंगे। मतलब खाने से लेके आप लोग कुछ अपना ट्रेडिशनल ड्रेस, जैसे अभी मुझे बहुत अच्छा लगा विश्वेश्वरैया जी का और आपका ट्रेडिशन का मुझे पगड़ी पहनाया। तो हमारे यहाँ और कोई पगड़ी है, मैं काठियावाड़ से हूँ तो मेरी काठियावाड़ की पगड़ी है, तो मुझे उसमें अच्छा लगता है, आपको इसमें अच्छा लगता है, और मुझे इधर भी अच्छा लगता है। और आप जब जामनगर या राजकोट या गुजरात आओगे, द्वारका आओगे, सोमनाथ आओगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा या लगता है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। मानव को, आदमी को, मनुष्य को अच्छा रहना है, अच्छा लगना है। कुछ कालक्रम की वजह से जब हम बीमार होते हैं तब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब आपको बुखार आता है, डायरिया होता है, अस्थमा होता है, या कोरोना था, वेदर इट इज पैंडेमिक या एपिडेमिक या वायरल या कुछ भी हो, तो अच्छा नहीं लगता। घर में एक को है तो भी अच्छा नहीं लगता। हमको बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे डॉटर को इलनेस है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा। तो आयुर्वेद, जब आयुर्वेद बोलते हैं तब मेडिकल सिस्टम आ जाती है। डॉक्टर साहब ने तो अच्छा ही बताया कि भाई क्योर भी करता है आयुर्वेद, और वो बात है, मैं थोड़ी बात करूँगा, लेकिन आज विषय है क्योर का नहीं है। आज विषय है इलनेस आए ही नहीं, क्योर का रोल कितना है, कैसा है, वो चर्चा का भी विषय ही नहीं, क्योंकि इल होना ही नहीं है, बीमारी चाहिए ही नहीं, फिर भी आती है हमारे भूल से, इन्वायरमेंट से, दूसरी की गलती से। कोई स्मोक करता है और उस स्मोक, मैं पैसे स्मोकर बन जाता हूँ, बाजू में कोई स्मोक करता है तो मुझे इफेक्ट होगी, मेरे डीएनए में इफेक्ट होगी, मेरी जनरेशन में वो स्मोकिंग, परमानेंट स्मोकिंग या ऐसा कुछ चलता है तो मेरे बेटे में, मेरी बेटी में वो डीएनए तक जाएगी, उसमें जाएगा, वो है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं तो भी मैं बीमार बन सकता हूँ। लेकिन तो भी आयुर्वेद में एक ऐसी विद्या है, भारत के पास ऐसी विद्या है जो ऐसी भी इलनेस नहीं आने देगी जिसकी मैं जिक्र करने वाला हूँ। तो वेलनेस का कितना बड़ा ब्रॉड, वेलनेस यानी जलसा करना, फाफड़ा खाना, इडली खाना, ऐसा पहनना, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शुभमंगला ने एक बेंगलोर में, कर्नाटका में ऐसा एक कार्यक्रम रखा। हम ऑनलाइन और ऐसे कार्यक्रम बहुत करते थे। हमारे गोपाल्स के जो फ्रेंड है वो, उन्होंने भी बहुत अच्छे आईटी फील्ड में बड़े बड़े इंट्रोडक्टर्स के सामने बड़े कार्यक्रम रखे हैं। तो ऐसे तो प्रोग्राम होता था, लेकिन कोविड कुछ कम हुआ है। प्रत्यक्षम की प्रमाण मिलने से तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो शुभमंगला ने एक ऐसा मौका दिया। हालांकि आज बहुत मैरिज है, आज बहुत लोगों को आना था लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन आप आए हैं तो आपका बड़ा स्वागत है। श्याम प्रिया ने आपका अभिवादन किया, आप भी लकी हो, हम भी लकी हैं कि हम कुछ अच्छी बात करना चाहते हैं। तो इतना प्रियम्बल करते हुए, प्रस्तावना करते हुए, मैं जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू मैं कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, बाद में फिर इंट्रैक्शन भी होगा। 2-3 बातें मैं पहले से बता दूँ कि ये, एक तो मैं कन्नड़ नहीं जानता, जैसे आप गुजराती नहीं जानते, तो मैं हिंदी में प्रीफर करता हूँ बोलने का। तो लेकिन मेरी स्लाइड्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में भी है, तो आप पढ़ पाओगे। कहीं हिंदी उच्चारण मेरा ऐसा नहीं हुआ कि जो आप पकड़ पाए, तो थोड़ा वो सपोर्ट भी करेगा। लेकिन उसमें शास्त्रों का, ऋषियों का नॉलेज है। वॉइस तो मेरा है, जैसे सर वॉइस के एक्सपर्ट है, वॉइस तो जरूर मेरा है, लेकिन उसके पीछे जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो एक्सपीरियंसिस है,
वो मेरे थ्रू सिर्फ शेयर होना है। तो मैं श्याम भाई आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हम आगे बढ़िए। देखो, बेंगलोर में आज से 50 साल पहले कितनी हॉस्पिटल थी? आपके सिटी में, जो छोटा कोई सिटी होगा आपका नेटिव होगा, वहाँ कितनी हॉस्पिटल थी? कितने डॉक्टर्स थे? कितने मेडिकल स्टोर्स थे? आप सोचिए। तो हॉस्पिटल बढ़ना, डॉक्टर्स बढ़ना, मेडिकल स्टोर बढ़ना, मेडिकल में रिसर्च बढ़ना, इसको क्या प्रोग्रेस कहते हैं? इसको हेल्थ कहते हैं? प्रोग्रेस तो एक लैंग्वेज में, एक टर्मिनोलॉजी में बोल भी सकते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज हुई, इतने डॉक्टर्स हुए, वो तो एक प्रोग्रेस की एक जो गलत लैंग्वेज है, फिर भी चलो मान भी लिया, लेकिन वो हेल्थ कहते हैं। तो वी आर रनिंग ऑन रॉन्ग ट्रैक। हम फास्ट भाग रहे हैं, बहुत हॉस्पिटल है, बहुत डॉक्टर्स है, बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन हेल्थ नहीं है। तो ये अगर बहुत डॉक्टर है, बहुत रिसर्च हो रहा है, तो डिजीज कम होने चाहिए ना। डिजीज पर्सन बहुत ज़्यादा है। कोरोना में सब खुल गया, उस ट्रैक के ऊपर कहाँ पहुँचेंगे? यूएस के पास क्या नहीं है मुझे बताइए? यूएस में क्या, कौन से हॉस्पिटल नहीं है? यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, जो प्रोग्रेसिव गिने जाते हैं, जो मेडिकल रिसर्च में भी बहुत आगे है ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो अपने नागरिकों को बचा नहीं पाए, अभी तक नहीं बचे। अभी तक कोरोना एक छोटा सा वायरस, वो उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि टन्स, लैक्स ऑफ टन मास्क का रिसाइकल का बिजनेस बड़ा बन गया। मेरा फ्रेंड है, मास्क का रिसाइकल का बिजनेस उसने कोविड में कर दिया। वो कहता मैं तो गुजराती हूँ, ये मास्क पहनाते रहेंगे, रिसाइकल करूँगा मैं, इससे बिजनेस करूँ। वो बिजनेस करता है, बहुत खुश है। वो कहता भले कोविड चले अभी, और उसकी वो ब्रांचेस अमेरिका में करना चाहते, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा मास्क और पीपी किट का यूज़ हो रहा है, तो मुझे तो बहुत बिजनेस उधर मिलेगा। तो ये बात मैं आपको बहुत पिंच कर रही होगी, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है बोलने में, लेकिन अगर रियल हेल्थ होता अमेरिका के पास, यूरोप के पास, इस प्रकार की मेडिकल सिस्टम के पास, तो फिर सब खुश होते, कोई बीमारी नहीं होती। तो मुझे लगता है हमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तो हम आगे और चलेंगे। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल मिसमैच है। हम कहते हैं प्रोग्रेस, हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन हम एटम बॉम्ब लेके घूम रहे हैं। पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं होने वाला है। उसका ट्रेलर तो अभी कोरोना ने बता दिया, विश्व युद्ध कैसा होगा, ये हो रहा है। लेकिन हम लोग, हमारा डीएनए में हम एक बॉम्ब लेके घूम रहे हैं। हम डायबिटिक है, हम हाइपरटेंसिव है, हमको कैंसर हो सकता है, हमारे शरीर में कुछ भी है जो कोई बैक्टीरिया से, कोई वायरस से, कोई इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। तो प्रॉब्लम इज लाइफस्टाइल। जीवन शैली जो है वो वेस्ट के दबाव में, पश्चिम के दबाव में हमारे ऊपर जो आ रही है, जो हम बेंगलोर में जी रहे हैं, जो हम चेन्नई में जी रहे हैं, जो हम दिल्ली में, अहमदाबाद में, हाँ, वो जो है वो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। उसको समझने के लिए और आगे बढ़े। कितने ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल ने क्या दिया आपको बड़े रोड दिए, आपको मेट्रो दिया। अगर वही जो डेवलपमेंट होता तो ये नहीं होता। आईटी फील्ड में से 12 लोग हैं, और श्रीधर तो सबको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और बेंगलोर तो आईटी हब भी है। तो अगर एकदम टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट होता तो उस टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 25 साल का लड़का मेरे पास स्पॉन्डिलोसिस लेके क्यों आता? लंबर स्पॉन्डिलोसिस लेके मेरी महिला, मेरी बहनें कंप्यूटर पर बैठने वाली क्यों आती? तो टेक्नोलॉजी चाहिए, हम कहता नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो लेकिन कोई भी आपका जो चल रहा है, जो रियल डेवलपमेंट नहीं है, उस डेवलपमेंट के साथ आपको कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, और वो वेस्टर्न अप्रोच है इसलिए हो रहा है। ये मॉडर्न नहीं है। कभी कभी हमारे लोग बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस, अगर ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न होता तो अच्छा ही होता है। मॉडर्न नहीं है, वेस्टर्न है। वेस्टर्न इज नॉट मॉडर्न, आप समझ लीजिए। पुराणमित्येव न साधु सर्वम। पुराना है इसलिए साधु है, सही है, अच्छा है, बहुत बड़ा है, गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा मत समझो। कौन कहता है? हमारा शास्त्र कहता है पुराणमित्येव न साधु सर्वम
न चापि काव्यम नवनीत मध्यम। नया है इसलिए वो मक्खन जैसा है, अपडेटेड है, अमेरिका से आया है, रिसर्च हुआ है, लेटेस्ट है, उसको भी आप मक्खन मत समझना, बटर मत समझना, अच्छा ऐसा मत मानना। कौन कहता है? हमारा शास्त्र कहता है पुराना भी इतना अच्छा नहीं है, नया भी इतना अच्छा नहीं है, दोनों को संतम परीक्षित। जो होशियार आदमी है, वाइज मैन है, रियल इंटेलेक्चुअल है, वो उसको परीक्षित, उसको टेस्ट करता है, चेक करता है, एसेस करता है। संतम परीक्षित अन्यतरम बद्धते, उसके बाद उसको फॉलो करता है, ये सही है कि ये सही है। और वो विजडम की बात आज हम करेंगे। मूड पर पीड़ बजंती, मूर्ख आदमी है वो ऐसे ही पिछ लगू, अमेरिका ने बोल दिया तो ये होगा ही होगा, बाइडेन बोल रहा है तो वो थंब रूल है। ऐसा नहीं होता यार। ऐसा हमारा राजा को भी ना बोल दिया हमने। हमारे किंग हमारा हेल्थ की चर्चा नहीं कर सकता, किंग सिक्योरिटी दे सकता है, करेंसी के ऊपर कंट्रोल करना है उसको। राजा काल से कारण इतना बोल दिया, राजा तो काल का कारण है, हमारा सबका कारण है। राजा अच्छा होगा, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे हैं तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन राजा हमारा हेल्थ नहीं देखेगा, नहीं देखना चाहिए, वो उसका डोमेन नहीं है। तो आप जरा समझिए, मेरी बातें बहुत तीखी हो सकती है, लेकिन आपको पित्त शामक ऐसे पेय शुभमंगला ने पिलाया, नारिकेल और बादाम का दूध वाला, तो मैं समझता हूँ आपका पित्त नहीं बढ़ेगा। और खाने के बाद भी हेमंत ऋतु वाला अच्छा स्टाइलिश ट्रेडिशनल हेल्दी हेमंत ऋतु वाला फूड है इसलिए, लेकिन मेरी बात कड़वी होगी, तीखी होगी, थोड़ा पचाना भी पड़ेगा। आगे चलेंगे। देखो ये क्या हो रहा है, कौन है माँ और कौन है बेटी? आप कहेंगे ये है, आप कहेंगे वो है, ऐसा कुछ नहीं है ना। डिजाइनर को मतलब अंडरवेयर बनाने वाला, वेयर बनाने वाला, अंडरवेयर बनाने वाला, उसको लिए तो एक ही साइज है। और उसके डीएनए में क्या है, आजकल क्या प्रॉब्लम है, आपकी बेटी जन्म से ही मोटी होती जा रही है। ये हमारी नहीं हो रही है अभी, इसलिए दिखता नहीं, लेकिन अमेरिका में एवरी अमेरिकन और टोटल अमेरिकन में से 25% दे आर क्लिनिकली ओबेस। सिर्फ मोटा है ऐसा नहीं है, आगे जाके उसको थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस होने वाला, और ये मेट्रोज में हमारे में हो रहा है। ये आपको कितना आप उससे, क्योंकि आप हेल्दी है, हेल्दी लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, आप शुभमंगला को जानते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग आए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, जो लोग अभी हॉस्पिटल में बैठे हैं उसको ये समझाना है, और मैं वो समझाने के लिए आपको अच्छा माध्यम मानता हूँ कि आप अपने परिवार को समझाएंगे कि ये हो रहा है। बेटी ही माँ जैसी, पहले से माँ तो हो गई 45 साल की, 50 साल की, मेनोपॉज में है तो ठीक है, वो मोटी थोड़ी होगी, हो सकती है, लेकिन 15 साल की, 20 साल की लड़की इतनी मोटी है और उसको पीसीओएस की ट्रीटमेंट तुरंत लेनी पड़ेगी, थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और लेती है, हमारे पास तो आते हैं ना। आगे और बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि लड़कियों का हाल है, तो ये मुस्टंडा ऐसा बड़ा होगा तो क्या होगा इसका, जो जन्म से ही बाप जैसा दिख रहा है। हम चाहते हैं कि बाप जैसा बेटा हो, माँ जैसी लड़की हो, पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयः। हमारे शास्त्रों ने बोला पुत्र से पिता को, पुत्री को माता को पुत्री से पराजित होना चाहिए। मतलब पुत्री और पुत्र अपने माँ बाप से बहुत बड़ा अच्छा बने और शिष्य गुरु को परास्त करे, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बोला है। तो नॉलेज तभी आगे बढ़ेगा ना। अगर शुभमंगला यहाँ अच्छा ऐसा ट्रीटमेंट देते देते लाइफस्टाइल की भी बात करें, लोगों को स्वस्थ रखे, तो मेरा आत्मा जो आत्रेय का आत्मा है, जो हमारे ऋषि मुनियों की हमारी जो वेवलेंथ है, उसमें सबसे काम ये अच्छा करेगी अगर शुभमंगला। तो ये खुशी की बात है, इसलिए बोला पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयः। लेकिन ये पुत्र पहले से ही पराजय हो चुका है। पापा की पैंट पहनता है, पापा का टी शर्ट पहन के भाग जाता है, क्योंकि वो मोटा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। आगे चलेंगे। तो फिर मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये लंबी लंबी बातें हो गई कि हमारा कुछ वेस्टर्न अप्रोच गलत है, बहुत हॉस्पिटल्स है, ये ठीक तरह से नहीं जा रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है, बोल नहीं सकते। मैं तो बोलता हूँ अधिकार है, एक तो दूसरी जिम्मेदारी है, शौक भी है, समय भी है, तो मैं बोलूँगा। लेकिन आपको लगेगा कि अब लग रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरे फैमिली को मैं कैसे बचाऊँ, मैं क्या समझूँ, किस तरह से चलूँ।
तो मैं कोशिश करूँगा पिछले 40-45 मिनट में हम ये बात को समझेंगे। तो हमने उसको नाम दिया, मैं टीचर था, प्रिंसिपल था गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में, जो हमारा भारत का आयुर्वेद का काशी है। पहला प्राइम इंस्टीट्यूट आज से 75 ईयर्स पहले राजमाता ने आज़ादी से पहले बनवाया था। वो ऐसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ आयुर्वेद, एलोपैथी ऐसी कोई डिवीज़न या कर्टेन नहीं है। साइंस को साइंस की तरह रहते हैं, सबका अपना एक रिस्पेक्ट है। ऐसी एक बड़ी संस्थान में मैं पढ़ा, वहीं टीचर बना, वहीं प्रिंसिपल बना, एक हायर पोस्ट पे रहा। तो मैंने 40 साल तक जो हमारा आयुर्वेद है, जिसको मैं कहता हूँ श्लोक आयुर्वेद, मतलब एक क्लासिकल नॉलेज देता रहा। लेकिन मन में कुछ चुभन थी कि मेरे ही स्टूडेंट, मेरे ही शिष्य एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, और वो पता नहीं सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, या कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्या है, जो भी है वो उसका डिस्कशन का भी समय नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि दिस इज नॉट राइट वे। CCRA, CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, आयुष डिपार्टमेंट, मेरी यूनिवर्सिटी, आज को यहाँ भी श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी मेडिकल साइंसेज है, देश में 750 आयुर्वेदिक कॉलेज है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि चाहते थे वो तो हम भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगा श्लोक आयुर्वेद में से मुझे लोक आयुर्वेद की ओर जाना पड़ेगा। ये लोगों का आयुर्वेद है। दादी ने कैसे तय कर लिया था कि बुखार आता है तो तुलसी पत्ता और ब्लैक पेपर का काढ़ा बना के पीना, कुछ जुकाम है, खांसी आती है, कफिंग है, तो हल्दी गर्म दूध में या गर्म पानी मिला के गार्गलिंग करना और थोड़ा पीना। वो उसको किसने सिखाया? कहीं चोट लगती है तो अजवाइन का, पेपरमेंट का ऑयल और मिक्स करके गर्म करके लगाना, तो वो दादी को किसने सिखाया? वो तो कोई मेडिकल डॉक्टर वैद्य नहीं थे, वो फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं हुआ था। तो दादी नानी जो करती थी, जो हमारी परंपरा में हम हेल्दी ही रहते थे, तो वही तो आयुर्वेद है जो हमारा पार्ट है। क्योंकि हमारा पार्ट में आगे बताऊंगा अभी कि आयुर्वेद का उद्देश्य वही है, ज़्यादा क्योर करना तो मैं वो बताऊंगा। 2-4 आपको बातें जो नहीं मालूम आई तो आपको पता चलेगी कि हम क्या क्योर करते हैं। और वो मैं नहीं कहता, ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि महर्षि सुश्रुत वाज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। वो बोलता है, सर तो सर्जन है, समझ सकते हैं उसको। और मैं नहीं कहता हूँ कि सुश्रुत बहुत अच्छी सर्जरी, और सर ने अभी राइनोलॉजी में कुछ हुआ तो पहला राइनोप्लास्टी अगर वर्ल्ड में किसी ने की है तो महर्षि सुश्रुत ने किया, ढंग से की है, और उसको ब्रिटिशर्स एंडोर्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग सीख रहे हैं, आज का भी डॉक्टर उसमें रिसर्च कर रहे हैं। तो साइंस की कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल नहीं चाहिए, बड़े बड़े महाविद्यालय नहीं चाहिए, बड़े डॉक्टर वैद्य नहीं चाहिए। लोगों को हेल्दी रखना है तो खुद को रहना है, और उसमें थोड़ा वैद्य सहायता कर सकता है। मैं जानता हूँ, एक नॉलेज है मेरे पास, एक मेरे ऋषि मुनियों ने हमारे देश में कुछ रखा है, तो वो स्वांत सुखाय परजन हिताय, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया और हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं शुभमंगला को तो बधाई देना चाहता हूँ, वो काम कर्नाटक में इसने शुरू किया है, तो आप उनके लिए एक ताली बजाएं। हम आगे चलते। तो ये आयुर्वेद को जिसने मेडिकल सिस्टम मान लिया, तो वो एक तो भारत को अन्याय कर रहा है, विजडम को अन्याय कर रहा है, नॉलेज को वो समझ नहीं रहा है। हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, हालांकि वो सो कॉल्ड बड़ा आदमी है, उसमें उसकी कोई प्रोफाइल के ऊपर, उसकी डिग्री के ऊपर मुझे चैलेंज नहीं है। लेकिन जो विजडम है उसको आप क्वांटिफाई या एक उसमें नहीं डाल सकते। तो और आयुर्वेद है, आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयु के बारे में, आयु यानी आगे और बताएं, लाइफ के बारे में, साइंस ऑफ लाइफ है, डिजीज का साइंस नहीं है। जो मोक्ष की बात करता है, अब मोक्ष की बात मैं इधर तो नहीं करूंगा, तो फिर मुझे वाकई में पंडित बन के आना चाहिए था, तो आप और मुझे फिर मेरे पांव छूते, तो वो नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बात है मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरा आचार्य, मेरा साइंस, मेरा ट्रेडिशन ये कहता है कि आप इस तरह से रहो, लाइफ लॉन्ग ऐसा अच्छा हेल्दी रहो कि आप मोक्ष के लिए आपका ये बॉडी आपको काम में आ पाए। और ये बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, क्या क्या है आप आगे देखिए। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं, शिशु है, फिर बड़ा होता है, कन्या होती है, गौरी होती है,
शादी होती है बच्चे की, बेटी की, हम बड़े होते जाते हैं। तो आयुर्वेद में पहले तो वो समझ लिए कि हर आयु के लिए, हर एज के लिए उनका प्रोटोकॉल है। जैसे मैं थोड़ी बात करूं, एक लड़की जो मेनार्की में आती है, मतलब मेंसेस शुरू होता है, तो उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो आपका ये इतना प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी में तो वैसा है ही नहीं, ऑब्स्टेट्रिक में तो आता नहीं, मेडिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट का तो सब्जेक्ट नहीं है, तो कहाँ आएगा कि उस समय जब मेंसेस शुरू होता है तो महर्षि सुश्रुत कहता है कि उसका आयरन अचानक कम होगा, थोड़ा मैग्नीशियम कम होगा। वो मैं इसका थोड़ा इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आयुर्वेद में वो शब्द नहीं है मैग्नीशियम और आयरन, लेकिन क्या कम होगा वो बताता है, आपको कन्वे करने के लिए बता। और उस समय उसकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। तो गौरी व्रत है, हमारे गुजरात में उसको अलोना व्रत कहते हैं। तो जब लड़की 12 साल की होती है तो 4-5 साल तक, जब तक वो कन्या नहीं हो जाती, जब तक उसका मेंस्ट्रुएशन सेट नहीं होता, तब तक उसका फूड स्पेसिफिकली इन मॉनसून क्या लेना, कैसे लेना, क्या नहीं लेना, तो पूरा जो जेनेटाइल ऑर्गन्स सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी हॉर्मोन्स, उनको देखते हुए उनकी स्पेशल दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, और 4-5 साल तक वो चलती है, उसको ख्याल रखना होता है। उसको ट्रेडिशनली हम उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया, क्योंकि वो कर पाए, उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। दादी कर सकती है, नानी कर सकती है, माँ कहती है, क्योंकि नानी ने उसकी बेटी को भी खुद का अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ था, मेनोपॉज हुआ, बीच में 4-5-6 बच्चे पैदा हुए, प्रेगनेंसी देखी, डिलीवरी देखी, की करवाई, फिर उसकी बेटी है जिसकी वो नाती है, तो कितना देखा है उसने, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। और ट्रेडिशन में तो कुछ है ही, ये खाओ, ये मत खाओ, ये ऐसा करो। प्रेगनेंसी की बात आती है तो क्या खाना, मैं थोड़ा कुछ तो क्लिप बताने वाला हूँ। प्रेगनेंसी में क्या करना, क्या नहीं करना, बिफोर प्रेगनेंसी क्या करना, मेनोपॉज के समय वही हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है फिर से, तो उस समय थायराइड, लोगों को मालूम है नहीं, पूरा एलोपैथी साइंस को नहीं मालूम कि 4 बार थायराइड हार्मोन नेचुरल वे में अप एंड डाउन होता है मेनार्की में, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, हर महीने, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग मेनोपॉज, ये 4-5 बार अपने आप थायराइड का अप एंड डाउन होना वो होता है TSH का। तो वो कोई डिजीज नहीं है, ब्लड चेक करते हैं तो आता है, लेकिन हमारा जो प्रोटोकॉल था खाने का, पीने का, रहने का, उस समय के कुछ सोशल कस्टम्स, कुछ रिलीजियस कस्टम, कुछ हमारा फूड का कस्टम, तो हम उस थायराइड से हमारी महिला निकल जाती थी, नेचुरल वे में ठीक हो जाता था। हम उसको चातुर्मास, अलोना व्रत, ऐसा कुछ भी कहते थे, जो आपकी ट्रेडिशन में, जो आप कर्नाटक में होगा, गुजरात में अलग होगा, महाराष्ट्र में कुछ और हो सकता है, लेकिन वो पूरा था। वो नॉलेज आज खत्म हो रहा है और हम थायरोक्सिन की टेबलेट ले रहे हैं, क्योंकि लगता है मेडिकली पैथोलॉजिस्ट गलत नहीं बोल रहा है, बायोकेमिस्ट्री में वो सही है कि आपका थायराइड TSH कम हुआ है, TSH बढ़ा है, आपको थायरोक्सिन लेना पड़ेगा या आपको कोई भी थायराइड की ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, वो उनके हिसाब से तो सही है, लेकिन उनके पास लाखों साल का इतिहास नहीं। मेरे खुद के पास 5-6 हज़ार लड़कियों का, महिलाओं का मेनोपॉजल सिंड्रोम में जो होता है उसका डाटा है, मैं बोल सकता हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि नेचुरल वे में होना था, नेचुरल वे में जाना था, अगर वो प्रोटोकॉल करती और हम करवाते। हमारे पास इसका प्रोग्राम है, मेनार्की टू मेनोपॉज, एक बड़ा हमारा प्रोग्राम है, कली से कुसुम तक। हम उसमें एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं। हमारे आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी जैसे शुभमंगला है, ऐसे करिश्मा बहन है, ऐसे बहुत से डॉक्टर्स वो बताती है कि क्या करना। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम है, वो है लोकाय में। ऐसी लड़की को बचाना, ऐसी लड़की को ठीक रखना, तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। वो आयु के हिसाब से, अगर वो मिडिल एज में है तो क्या करना है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमको क्या रोग हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या है। ऑक्यूपेशनल मेडिकल साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन होने के बाद का साइंस है। जो हमको मालूम ही है कि हम क्या कारपेंटर है, हम पेंटर है, हम कंप्यूटर ऑपरेटर है, हम हाउसवाइफ है, हम ये करते हैं, हम दुकानदार है, हम शॉपकीपर है, तो हमको हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, कौन सा प्रोसीजर करना, वो बताना। ये तो मैं डिजीज की बात करता हूँ, मैं तो और हेल्दी लिविंग की चर्चा आगे करूँगा। तो ये आयु के जो अलग अलग स्टेज है, मतलब जीवन से मृत्यु तक
और मृत्यु भी अच्छा रहे। और हम मोक्ष की चर्चा करने वाले लोग, जिसको आप सिर्फ मेडिकल साइंस प्लीज मत समझिए, इतना तो मैसेज आप जरूर लेके जाइए। चलिए, तो आयुर्वेद का 2 ऑब्जेक्टिव्स है, या एम एंड ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, च अस्माकम प्रयोजनम, ऐसा उसका होता है, अन्वय पदच्छेद ऐसे होता है। तो स्वस्थ आदमी स्वस्थ कैसे रहे, वो हमारी जिम्मेदारी है, आयुर्वेद की जिम्मेदारी है, वैद्य की जिम्मेदारी है। ये भारत का मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि आदमी को हेल्दी रहना है खुद को, तो कैसे रहे वो आयुर्वेद बता सकता है, उसके पास वो ताकत है। वो नहीं देखेगा कि हॉस्पिटल कौन चलाएगा, वो नहीं देखेगा कि मेडिक्लेम होगा कि नहीं होगा, फिर जीडीपी में वो नहीं आएगा। आपको मालूम है ना जीडीपी की कितनी मुश्किल है। एक साइकिल चलाने वाला देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो हेल्दी रहता है। स्कूटर चलाएगा तो पेट्रोल लेगा, तो फिर पेट्रोल खरीद करेगा, और पेट्रोल का धुआं जिसको लगेगा खुद को और उसको, और पेट्रोल में स्कूटर से झटके लगेंगे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, 20 डॉक्टर्स चाहिए। एक स्कूटर से लेकर कार तक चलाने में 20 डॉक्टर्स चाहिए। और जीडीपी तब बढ़ता है। कोरोना आया तो जीडीपी बढ़ना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि कितना बिजनेस हुआ, ट्रैवल बिजनेस कम हो गया तो ये मेडिकल बिजनेस बहुत बढ़ा। तो जीडीपी प्रोडक्शन डेवलपमेंट की वो व्याख्या नहीं है कि कोई आदमी कसरत करे, योग करे, प्राणायाम करे, हेल्दी रहे तो देश कंगाल नहीं होता, देश महान बनता है। विश्वगुरु था। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अस्माकम प्रयोजनम, हमारा प्रयोजन है, हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। और फिर दूसरी लाइन में बताया, अगर फिर भी गलती हुई, उससे हुई, प्राकृतिक आपदा आई, कुछ नेचुरल या ऐसा कुछ भी हुआ, तो उसमें उनकी गलती की वजह से भी उसने माना भी नहीं, उसने समझा भी नहीं, उसका अहम है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकूँगा, मैं तो कोई डॉक्टर, मैं तो पर्सनल फिजिशियन रखूँगा, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, तो बहुत समस्या होगी। तो उसको भी हम ट्रीट करेंगे, ये आयुर्वेद ने बताया। और जो प्लास्टिक सर्जरी तक की मैंने चर्चा की, तो ये आयुर्वेद के ऑब्जेक्टिव है कि, लेकिन हम भूल गए। पिछले 1000 साल से आक्रमण हुए मुस्लिमों के, ब्रिटिशर के, फ्रेंच लोगों के, फिर बाद में 100 साल से हमारी पराक्रम क्षमता खत्म हो गई। हमने तय कर लिया, हम आज़ाद हो गए, और लोकशाही यानी क्या अमेरिका, प्रोग्रेस यानी क्या अमेरिका, जिसने हमारे ऊपर राज किया वही हमारा रोल मॉडल है। 300 साल जिसने हमारे ऊपर राज किया, रूल किया, और वही हमारा रोल मॉडल कैसे हो सकता है? हम गरीबों के ऊपर राज करेंगे, हम गांव वाले के ऊपर राज करेंगे, वही तो मॉडल है ना उसका। उन्होंने तो कलेक्टर, डीएसपी और कलेक्टर और कमिश्नर नहीं रखे आज भी ब्रिटिशरों के यहाँ। जैसे आपका बेंगलोर का कोई कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट का कोई कलेक्टर है, तो वो कमिश्नर और कलेक्टर तो हमको एक्सप्लोइट करने के लिए उन्होंने बनाया था। वही रूल चल रहा है। आप जाओ ब्रिटेन में, सर तो जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में आप भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, तो वहाँ तो कोई कलेक्टर और कमिश्नर नहीं है। तो हमारा रोल मॉडल, अगर हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो फिर हमारा रोल मॉडल वही हो सकता था जो 1000 साल पहले था। भूल गए, बस कोई बात नहीं। शुभ मंगला ने आज बुला लिया है, हम देखेंगे, सोचेंगे कुछ कर सकते हैं नेक्स्ट। और WHO हेल्थ के बारे में अपने आप को दादा मानते हैं। मैंने WHO को एक चिट्ठी लिखी थी। हमारा साउथ ईस्ट एशिया का हमारा एक डॉक्टर है, साउथ इंडियन है, वो उसका एडवाइज़र भी है आयुर्वेद का, नाम मैं नहीं बोलूँगा, मेरा आप नेट में देख सकते हैं। मैंने लिखा कि देखो WHO को तो मालूम ही नहीं कि कोरोना को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है पैंडेमिक का। उसका जो बर्थ है, WHO का बर्थ हुआ और आज इतने साल हुआ, उन्होंने कभी पैंडेमिक को ट्रीट ही नहीं किया। उनके पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। मैं दूसरी बात करूँ फिर से, एक बार मेरा जून में, कोरोना तो आ गया 31 दिसंबर 19 में आ गया, इसलिए कोविड-19 बोलते हैं, पहला केस वुहान से आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगा, केस बढ़ने लगे। अप्रैल, मई, जून की बात मैं कर रहा हूँ। जून में मैं उसके पहले ये ड्राई जिंजर वाला बाकी सब प्रयोग आयुर्वेद का क्या होता है वो बताता था।
लेकिन जून में मुझे दूरदर्शन ने और एक टीवी चैनल ने बुलाया अहमदाबाद कि सर आप जामनगर हो, बहुत काम करते हो, लेकिन आप आ सकते हो। मैं तो निकलूँगा, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं सबको हेल्दी रखना चाहता हूँ और मेरा साइंस मुझे सपोर्ट करता है। तो हम गए थे टीवी डिबेट में, एक एलोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी मैं, वही एक होम्योपैथी डॉक्टर, एक नेचुरोपैथी डॉक्टर, इस तरह से पैनल बनाया था। मैंने बोला इस तरह से पैनल में तो बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये तो आपका स्टूडियो है, आपका प्रोग्राम है, तो मैं मेरा रोल प्ले करूँगा। मुझे बताया कि भाई देखो सर, आपके लिए एक जनरल चर्चा तो कोविड की हुई, लेकिन बोला कि आयुर्वेद के लिए बोला जाता है कि आयुर्वेद बहुत स्लो वर्क करता है, वो बहुत स्लो इफेक्टिव है, धीरे धीरे काम करता है। एलोपैथी एकदम फास्ट करता है, एलोपैथी जल्दी इलाज करता है। मैंने बोला वो तो 50 साल से ताना मैं सुन रहा हूँ, वो इंसल्ट में झेल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूछूं, डॉक्टर साहब बाजू में बैठे हैं, एलोपैथी के बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर थे। मैंने बोला ये कोविड-19 31 दिसंबर को पहला वायरस पकड़ा आपने, जनवरी गई, फरवरी में फिर HCQ फिर वो विड्रॉ किया गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कहते हम दवाई ढूंढ रहे हैं, रेमडेसिविर हो, ये आपके पास अभी 4 महीने से 5 महीना हो गया, ट्रीटमेंट करने के लिए एक भी कोई प्रोटोकॉल फिक्स नहीं है आपके पास कि ये करेगा। और वैक्सीन ढूंढ रहे हैं 75 वैक्सीन आपके पास ऑलरेडी है, 5 थी, 25, 35 और फिर 75 वैक्सीन कर दी। हर डिसीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन लगाओगे क्या? आपको इम्यूनिटी के बारे में मालूम ही नहीं, इसका मतलब आप सिर्फ वायरोलॉजी के ऊपर और बिजनेस के ऊपर और फार्मास्यूटिकल माफिया के कंट्रोल में हो। मेरा आयुर्वेद, मैंने तो 340 केस तब तक ठीक कर दिए थे, और वही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आता था। भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर हमने गुजरात में, राजकोट में शुरू किया। गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोटोकॉल था, गुजरात का साइंटिफिक कमेटी ने अप्रूव किया था, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने शुरू किया। तो मैंने 340 पेशेंट को ठीक कर दिया मेरी आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से। तो आप आपको स्लो काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हो? सब बोल रहे हैं, ऐसे आप बोल रहे हो? कभी सुना है कि किसी को? तो इस तरह से थोड़ा बुरा मत मानना, ऐसी मेरी तीखी और ऐसी बातें आती रहेगी। आप तो सुखनजन है, मुझे मालूम है, सुखनजन ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छे लोग आने वाले, कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलते रहिए, ठीक, नेक्स्ट। लेकिन अब हेल्थी पर्सन की डेफिनेशन क्या है, जो WHO 4 बार बदल चुका है अभी तक? फिर तो ये श्लोक उसको संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा जब वो रियल समझ में आएगा। या तो सुमंगला WHO की डायरेक्टर जनरल बनेगी, तो होना ही है। वो हथियार फेंक के भाग जाने वाले हैं। अगर उसने अपने हथियार सजाए नहीं, आयुर्वेद को हेल्थ के अंदर समझा नहीं, तो उनको ऐसे ही भागना पड़ेगा। और हमने अगर अच्छा हथियार हमारा, जो हमारे पुरखों ने दिया है, हमारे एंसेस्टर्स ने दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, उसको भी हमने नहीं समझा, तो हम जैसे आज 1000 साल से भाग गए हैं, हम पीड़ित है, त्रस्त है, गरीब है, लाचार है, अज्ञानी है, ऐसा थप्पा लगता है तो वो लगता रहेगा। लेकिन अगर ये डेफिनेशन WHO ने समझ ली, जो अपने डेफिनेशन उन्होंने 4 बार बदली है हेल्थ की और हेल्थी पर्सन की। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय स्वस्थ इति उच्यते। स्वस्थ वो है जिसकी इंद्रिया, मन, आत्मा प्रसन्न है। ये दोष धातु मल यानी पूरा बॉडी तो स्वस्थ होना ही चाहिए, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात नहीं करते। आगे जाकर मैं थोड़ी और चर्चा करूंगा, लेकिन हेल्थ यानी वो बदलने वाली डेफिनेशन नहीं है। 1000 साल से तो ये मतलब ये तो चरक की अंदर लिखी हुई है 2400 साल पहले, लेकिन ब्रह्मा स्मृत्वा आयुर्वेद, ब्रह्मा के समय से यही डेफिनेशन है। महर्षि आत्रेय ने तो सिर्फ बताया। तो ये आयु यानी क्या, लाइफ यानी क्या, शरीर सिर्फ ये नहीं है, फिजिकल बॉडी तो है ही शरीर। अब उसके और भी आगे बताइए, तो ये ग्रॉस बॉडी क्या है? शरीर को सुख जाता है, जो सुख मिलता है वो शरीर को चाहिए, ऐसी चाहिए। भूख लगी है तो खाना चाहिए, थर्स लगी है तो पानी चाहिए, स्नान करना पड़ता है, तो वो शरीर को सुख चाहिए। लेकिन मन को क्या चाहिए? मन को आनंद चाहिए। और उससे भी आगे हमने सोचा सच्चिदानंद के लिए। तो वो आत्मा की तो अभी चर्चा करना इस हॉल में, इस समय में, इतनी समय में हम कर ही नहीं सकते। फिर भी हम ये सुख, आनंद और सच्चिदानंद देने वाली एक विद्या की चर्चा कर रहे हैं। कितना मैं कर पाऊंगा, कितनी मेरी पात्रता है, वो तो 40 मिनट के बाद आप
प्रश्नों के द्वारा मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, तो बॉडी, माइंड और स्पिरिट, मतलब हम तीन हैं। ये जो फिजिकल या दिखता है टोटल बॉडी, अन्नमय कोश जिसको कहते हैं, बाकी प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर ये आनंदमय कोश। हाँ, तो ये कॉजल बॉडी है। वहाँ तक की चर्चा आपने की है कि स्पिरिट क्या है, माइंड क्या है और फिजिक क्या है। इनको ठीक रखना है, तो उनको ठीक रखने के लिए जेंटामाइसिन नहीं चलेगा सिर्फ, वो फिजिकल बॉडी के लिए उसका उपयोग हो सकता है। साइड इफेक्ट को अगर छोड़ दिया या हमने कंट्रोल कर दिया तो जेंटामाइसिन से कोई वो नहीं है, हमको झगड़ा नहीं है, या टेरामाइसिन से, टेट्रासाइक्लिन से, ये जो भी क्लीन है, कितनी क्लीन है पता नहीं, लेकिन अगर है तो कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी कुछ विद्या, ऐसी कोई व्यवस्था और उसके लिए कोई वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता था। आपकी अपनी दिनचर्या, आपका खान पान, हम लोग का में वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिसन योर बॉडी, यानी कि आपके माइंड को भी समझो। चरक ने, महर्षि आत्रेय ने एक सूत्र दिया, जब अर्जुन वॉज मोर कंफ्यूज, भगवत गीता में आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे, कृष्ण भगवान ने बताया वो बहुत कंफ्यूज था कि गुरु सामने है, द्रोणाचार्य, उसको कैसे मारूं, दादा भीष्म पितामह, उसको मारना है, वो मेरे सामने है, मेरा भाई है दुर्योधन, तो मैं क्या करूं ये। तो उसने नहीं, ये तो धर्म है, धर्म युद्ध है, तुम करो। नहीं मानता था, तो उसको समझाने के लिए फिर बताया ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, ऐसे बहुत योग बताए। तो अर्जुन और कंफ्यूज हो गए कि ये तो आप ये युद्ध करना है, नहीं करना है, और उसमें आप ये अलग अलग स्टाइल की वर्षिप भक्ति योग सिखा रहे हो, ये कर रहे हो, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो उस समय तो फिर छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये पूरी जो फिलोसॉफी है, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, स्वाध्याय योग, संन्यास योग, वो मैंने बताया। ये स्टाइल ऑफ वर्शिप या स्टाइल ऑफ ये रिलीजन, मतलब चंदी बिंदी वाला धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे, सब भूल जा, मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जा, मैं जो बोलूँ वो करेगा। ये तो मैंने एक चांस दिया आपको कि तुम इससे ठीक हो, इससे ठीक हो, इसको समझो, इसको समझो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो और कंफ्यूज हूँ, तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि सर्व सिस्टम को छोड़ के तुम मेरे शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरा सब पाप हरण कर लूँगा और तुझे मोक्ष के मार्ग पे ले जाऊँगा। मैं सिर्फ साला बने भी ऐसा नहीं हूँ, ब्रदर इन लोग नहीं है, मैं एक परमात्मा का स्वरूप हूँ। वो मैं खुद बोलता हूँ, मेरे सुगंध खा के बोलता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, तुम भी वही हो, लेकिन तुम भूल गए हो। तो वो एक श्लोक है जो आपने बहुत रटा होगा, बोला होगा, मैं भी बचपन से बोलता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो महर्षि आत्रेय ने पहला सूत्र तो वही उठा लिया, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब वो तो फिजिशियन है, वैद्य है, उसको तो आयुर्वेद बताना है, तो उसने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, शरीर का ध्यान रखो। शरीर यानी वो शरीर, मन, आत्मा, स्पिरिट, बॉडी, वो उसको सबको समझो, उसका ध्यान रखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही महर्षि आत्रेय ने जो बताया वही है आयुर्वेद, उसको हम ट्रेडिशनल वे में कैसे ले जाए वही हमारी। तो अब लगता है कि भाई ये तो फिलोसॉफी बहुत हो गई सर, ठीक है आप विद्वान हैं, आपको माइक पकड़ा दिया है तो आप बोलेंगे और हम तो चेयर पे बैठे हैं, और तो फिर क्या करना। कुछ में आपको जो आपकी ही है, आप जो करते ही होंगे शायद, या कुछ उसमें रेक्टिफाई करना होगा, क्लियर करना होगा। लेकिन एक टूल आयुर्वेद ने बताया, करेक्ट योर लाइफस्टाइल। उसमें एक है दिनचर्या, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, और डेली रूटीन में कहाँ साइंस है, डेली रूटीन में कहाँ इलनेस है, आ सकती है। तो डेली रूटीन की कुछ 2-3 बातें, क्योंकि बड़ा साइंस है, उसके लिए हम लोग आयुर्वेदिक टीचर को मालूम है, 1.5 साल पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट को, स्वस्थवृत्त को। तो वो स्वस्थवृत्त में 1.5 साल वाला मैं 1.5 घंटे में कितना बता पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, मेरी क्षमता भी नहीं है, लेकिन जो आपको शायद कहीं उपयोगी हो जाए ऐसा मान के आपके सामने। तो दिनचर्या यानी क्या, उसको कैसे करेंगे आगे, तो ये थोड़े उसके पॉइंट्स हैं, उसमें भी सब नहीं है। लेकिन जल्दी उठो, कॉपर के वेसल में रखा हुआ पानी पियो, उसका पान करो, ओरल हाइजीन के लिए दातुन करो। आपको लगता है कि ये तो बाबा जमाने की बात कर रहा है, लेकिन मैं उसका साइज समझाने वाला हूँ।
मैं उसका प्रोटोकॉल बताने वाला हूँ। जो आपको करना है, जो आप कर सकते हो, जो आपको अगर बचना है तो उसका साइंस, लॉजिक, टेक्नोलॉजी फिर से अडॉप्ट करना पड़ेगा। और वो भारत ही कर सकता है, एवरेज अमेरिकन नहीं कर सकता। और वो एवरेज अमेरिकन भी करना चाहता है, उसने अगर ये सही सुना तो, सही समझा तो। हमारे लिए कोई अमेरिकन, मुसलमान, हिंदू ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सब परमात्मा का स्वरूप है और वही आयुर्वेद कहता है। तो ये थोड़े पॉइंट्स है, कैसे मसाज करना, कैसे स्नान करना, विंटर में कैसे स्नान करना। हम तो बस सब छोड़ दिया, सोलर हीटर के ऊपर हमने सब छोड़ दिया, आरओ के ऊपर वो पानी शुद्ध करेगा, हमने ओवन के ऊपर छोड़ दिया, वो गर्म करेगा। ये टेक्नोलॉजी ने, ये सिस्टम ने, ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल ने आपके हर हेल्थ के पॉइंट खींच लिए हैं। जो आपका था डोमेन, जो फैमिली का डोमेन था, दादी तो सोचती थी कि क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बनेगा, शाम को क्या, नाइट में क्या खाएंगे, सिटी में क्या खाएंगे, गांव में क्या खाएंगे, हेमंत ऋतु में क्या खाएंगे, विंटर में क्या खाएंगे। वो हमारा फैमिली की लीडर, हमारी अन्नपूर्णा, हमारी माता, वो सोचती थी, क्योंकि उसका कंसर्न था कि मेरा फैमिली हेल्थी रहना चाहिए। वो जानती थी, न सिर्फ उसके पास टिप्स थी, लेकिन एक बड़ा जिद थी और पैशनेट थी कि मेरा बच्चा कभी बीमार न पड़े। तो वो उसमें आता था। लेकिन आज आपका फूड डोमिनोज तय करता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एफएसएसआई तय करता है। क्या इस 5000 साल का जिसका कृष्ण भगवान के बाद का इतिहास है, वो क्या हेल्थी नहीं था? आप हमको समझाओगे कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से और एफडीआई, फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेरिका की तय करेगी कि मुझे कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। कैलोरी का कॉन्सेप्ट वो तय करेगा, विटामिन वही नक्की करेगा। आपके पास जो टूल्स है, हमें मुबारक है, आपको मुबारक है, आप रखिए। हमारे पास अपनी एसओपी है जो हमको लाखों साल हेल्थी रखती थी। आपको उसमें से कुछ सीखना है तो सीखो, आपसे भी हम कुछ सीखेंगे। उसको कुछ स्टाइल में, कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग स्क्रिप्ट में, अलग लैंग्वेज में देना पड़ेगा तो करेंगे। लेकिन नॉलेज को आप कैसे चैलेंज कर रहे हो, और हम लोग नॉलेज को कैसे मूर्ख होके उस इंस्ट्रूमेंट में, उस सिस्टम में फेंक दिया है। एक दो बातें मैं अब करूँगा। यस, तो उसका कुछ साइंस है, उसके अंदर क्या है आगे। तो एक तो क्यों ब्राह्मण मुहूर्त में उठना, ब्राह्मण मुहूर्त यानी क्या वो भी मालूम नहीं। लगता है कि पंडित के पास जाएंगे, और पंडित के पास से हम कब जाते हैं, बेटे की शादी होती है तो तय करने के लिए, और वो कहते हैं नहीं इस दिन तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, उस दिन तो मेरा सॉफ्टवेयर का बड़ा बिजनेस है, तो बोलते मैं आपको मंत्र जाप करूँ, मैं उसको सेट कर लूँ, वो तिथि बदल देगा। पंडित भी वही है, पंडित के पास जाने वाला भी ऐसा है, मतलब बिजनेस मॉड्यूल है सब। अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है दोनों का। ये आपको हॉल नहीं मिला तो दूसरा हॉल, माहौल क्या चाहिए वो मालूम नहीं, हॉल तय करते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण मुहूर्त यानी सूर्योदय होता है सनराइज से बराबर 2.5 घंटा पहले से ब्राह्मण मुहूर्त शुरू हो जाता है, और सनराइज तक वो ब्राह्मण मुहूर्त चलता है। उस समय एनवायरनमेंट में क्या चेंज है वो हमारे ऋषि मुनियों ने जाना, और आप उसको देख सकते हैं कि पूरी रात की बेंगलोर की ट्रैफिक, दिल्ली की ट्रैफिक लाइट्स, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन बना, जो नॉइज पॉल्यूशन, बाकी पॉल्यूशन बना, धीरे धीरे रात थमते 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 आपकी मेट्रो भी रात को बंद हो जाएगी, बसेस भी बंद हो जाएगी, लोग भी अपनी कार पार्क कर देंगे, और एनवायरनमेंट में भी अपनी एक प्रक्रिया हो रही है। तो धीरे धीरे जो 4:30 बजे से 6 बजे तक सनराइज होने तक एक, जिसको शास्त्रों ने द्वात्रा नक्षत्र बोला, उस समय ओजोन अपने पिक पे होगा, ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल आपको मिल सकते हैं, वो 2 नहीं वो 3 होगा उस समय बहुत शांति होगी। हम लोगों ने अगर 10:30 बजे सोना शुरू किया, जो रात्रि का पहला प्रहर है, 9 बजे सो जाना चाहिए जो इस टर्म में, तो 10:30 बजे सो जाएंगे तो आपका मिडनाइट यानी मध्य रात्रि 12:30 बजे आती है, तो आफ्टर 12:30 हमारा पिट्यूटरी का सेक्रेशन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा पिट्यूटरी से मास्टर ग्लैंड और बाकी जो हार्मोन्स के ऊपर उनकी इम्पैक्ट होती है। तो अगर हम लाइन पोजीशन में रहेंगे, पूर्व पश्चिम दिशा का भी मालूम है, तो उस पोजीशन में ही फिर वो सिक्रेट होती होती अपने पिक पे पहुंचेगी, तब आप खड़े हो जाओ यानी कि 4:30 बजे, और उस समय आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो।
तो आपके ब्रीथ में, आपके लंग्स में ऐसा वायु जो बाहर भी अच्छा है, और वो पिट्यूटरी कहाँ है, डॉक्टर साहब तो उसका डोमेन है, लेकिन आप लोगों को भी मालूम होगा कि यहाँ से अगर एक रोड पास करे और यहाँ से एक रोड पास करे तो जहाँ क्रॉस होगा जंक्शन में वहाँ पिट्यूटरी है। तो जैसे ही इनहेल करते हैं उस प्राणायाम को, सर शायद कैवलर प्लेक्सिस वहाँ होता है, वहाँ जंक्शन है, तो वो वहाँ पिट्यूटरी को टच करता है O3, ओ हमारा O2 O3 ऑक्सीजन प्राणायाम से ले, तो वो पूरा बॉडी को एनर्जाइज करेगा, हर हार्मोनल सिस्टम को वो ज़्यादा सिक्रेट करके पहुंचाएगा। उस समय आपका मन भी शांत होगा, अध्ययन का भी समय है, खुद का अध्ययन करने का समय है। तो वो है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे। उठने के बाद सिर्फ उठना नहीं, क्या करना है वो भी पता है, 1 2 3 4 हम करते नहीं, हमें पता ही नहीं, हम उठ ही नहीं सकते। हमारा व्हाट्सएप रात को ही जमता है, नेटफ्लिक्स रात को ही शुरू होती है, तो हम कैसे जल्दी रह सकते हैं? हम तो लगता है हम तो आईटी वाले लोग हैं, हम तो बेंगलोर के लोग हैं, आईटी का हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? कभी कभी हम कहते हैं मेडिसिन जो है या टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, तो हेल्दी रहेंगे। टेक्नोलॉजी का दुश्मन नहीं है, कितना उपयोग करना, उसमें विजडम तो चाहिए। तो ये नाइट में जागेंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे, उठने के लिए वजह नहीं मालूम, ब्राह्म मुहूर्त यानी क्या। मैं तो ब्राह्म मुहूर्त के ऊपर आपको 1.5 घंटा बता सकता हूँ विथ सो कॉल्ड साइंटिफिक एविडेंस, क्योंकि वो चाहिए साइंटिफिक एविडेंस। आज ऐसा बताते हैं, बिलीफ नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, वो जो सोच है उनकी उनके पास है नहीं, तो हमारे लोगों ने भी गलत कर दिया। तो लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में आपका बॉडी में क्या चेंज कर सकते हैं, कौन सा हार्मोन ज़्यादा, आज के भी बड़े बड़े लोगों ने काम किया। ये बायोलॉजिकल साइकिल के ऊपर अभी नोबेल पारितोषिक मिला, ये सिर्फ बायोलॉजिकल साइकिल के ऊपर। तो ये बायोलॉजिकल साइकिल है बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का, वो जो है उसको हमने पकड़ा था, समझा था, और वो हाई पिक के ऊपर होता है, उसको कंट्रोल करने का, उसका नरिश करने का, उसका यूज करने का, उसको चैनलाइज करने का, दैट इज ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, बस एक श्लोक में 1.5 घंटा 2 घंटा आप बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सिर्फ उसको समझो तो आपको कितने हार्मोनल डिजीज नहीं होंगे। नेक्स्ट फिर बताया कि आप उठ के 1 2 3 4 प्रोटोकॉल उसके थे, जो उसमें से कुछ मैंने बताया, लेकिन उठ के ही तांबे के लोटे में रात को जो रखा हुआ पानी आपको पीना है। इसके 10 फायदे तो मैंने अभी गिना है, लेकिन हर आचार्य को अगर पूछेंगे, हर क्लासिक में से देखेंगे तो और भी मिल सकता है। वो क्या करता है, एक अब ऐसा लगता है जनरल पब्लिक को कि क्या है उसमें, कॉपर वेसल में क्या है। अब क्या है वो एक तो करके देखो पहले, और दूसरा पूछो आरओ सिस्टम के जनक को। एक 5 साल 7 साल पहले आरओ में कॉपर की स्टिक नहीं आती थी, जो बैठती है ना हमारी सांसद महोदया, मालूम है ना, केंट आरओ देता है शुद्ध पानी। हमारी संसद बहुत अच्छी नृत्यांगना भी है, हीरोइन भी है, सांसद है, मैं हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन केंट आरओ में, मैं केंट का मार्केट नहीं कर रहा हूँ और केंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, केंट आरओ देता है शुद्ध पानी, ऐसा जब बोलती थी और हमने बताया। और मैं उसके पहले एक और बात है बताऊँ कि आप ऐसा प्लास्टिक बोतल मत यूज करो, ऐसा हम बोलते थे। लेकिन हमको चैलेंज मिला मेरी एक फॉरेन के स्टूडेंट्स के, सर आप क्यों बोलते हो प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं पीना, हम तो फ्रिज में रखते हैं, घर में रखते हैं, साथ में रखते हैं और सबको पिलाते हैं, हमको तो लगता है बहुत यूज़फुल है, वो तो यूज़र फ्रेंडली है। तो हमने हैदराबाद आपके पास है, हमसे तो दूर है, लेकिन हमने 5 सैंपल्स पानी के भेजे, प्लास्टिक में रखा हुआ, जो ट्रेडिशनल तो नहीं बोलते लेकिन कन्वेंशनली मिलता है। फिर कॉपर वेसल में पैक करके भेजा पानी, फिर कांच के बोतल में रख का भेजा, फिर पित्तल में, मतलब ब्रास में, ऐसे 5 प्रकार में उसकी सेल्फ लाइफ पानी की, उसमें बैक्टीरिया कब डेवलप होते हैं, उसमें कुछ बायोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कुछ पैथोजेनेसिस डेवलप होते हैं, या पानी की क्वालिटी में कुछ चेंज आता है, वो देखने के लिए, वो स्टडी करने के लिए बड़ा एक व्यक्ति को भी काम दिया, साइंटिस्ट को काम दिया, विजय कुमार जी को। और तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन प्लास्टिक में पॉलीहाइड्रोक्साइड नाम का मटेरियल मिला, जो कोज है उस ब्रेस्ट कैंसर का और यूट्राइन कैंसर का। प्लास्टिक में पानी रखने से ये होता है। अब इसका मतलब कुछ कंटेनर भी इफेक्ट करता है, जो आयुर्वेद कहता है, तो बैड इफेक्ट करता है, तो
गुड इफेक्ट भी करता होगा। तो ये है वो। फिर हमने भेजा, मेरी एक जल नारायण की कथा है, कभी आप YouTube पे देखिए, पानी के प्रकार, पानी कैसे पीना, 22 प्रकार के पानी। हम पानी न सिर्फ शुद्ध पीते थे, पानी संस्कारित पीते थे। हम इस ऋतु में कैसा पानी पीना और मॉनसून में कैसा पानी पीना। सिर्फ पानी को शुद्ध नहीं करना, शुद्ध में आपका आरो प्लांट वगैरह जो भी है करो शुद्ध, उसके कितनी खामियां हैं खूबियां हैं वो जरूर बताऊंगा। लेकिन ऋतु के अनुसार हम पानी पीते थे, सिर्फ गर्म ठंडा इतना नहीं। तो उसको भेजा, वो YouTube पे आप देख भी सकते हैं, उसकी बहुत डिटेल है। लेकिन उसके बाद पता चला कि कुछ कॉपर का अंदर पानी रहने से कॉपर सल्फेट आता है, जो हमारा B1, B6, B12 जो कमी होती है उसको पूरा करता है। इंटेस्टाइन की जो आज गट इम्यूनिटी की बहुत चर्चा हो रही है, पहले तो जनरल इम्यूनिटी की बातें होती थी, लेकिन कोविड की वजह से गट इम्यूनिटी, इंटेस्टाइन में जो इम्यूनिटी है उसकी बहुत चर्चा हुई और वो उसको बढ़ाता है, ऐसी बात है। और हमने ओबामा को पत्र लिखा था, जब ओबामा का प्रेसिडेंट बना, जब बाइडेन से पहले वो था, उसके पहले ये था, तब ओबामा का लिखा था कि आपका जब सेरेमनी हो प्रेसिडेंट का, आप इंस्टॉलमेंट हो रहा है, तो आप अपने टेबल के ऊपर प्लीज़ प्लास्टिक बोतल मत रखिए। अमेरिका को लोग मानते हैं और हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो टेबल होगा फंक्शन का, उसमें आप प्लास्टिक बोतल मत रखिए। और हमारा तो एक परिचय है, जानते हैं, नॉलेज है, ये साथ में आपको उसका लिंक देते हैं कि कॉपर वेसल में पानी रखने से अच्छा रहेगा। आपको आश्चर्य होगा, आप पुराने वीडियोस निकालिए, उन्होंने कॉपर बॉटल रखी थी, कॉपर का ग्लास रखे थे पानी के लिए। तो ये लोग समझ सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा। और वो सुबह सुबह आपको पहले ही लेना है। और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कहती है, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, तो आयुर्वेद की गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए बताते हैं कि कितना, वो शास्त्र कहता है कि आपकी 2 अंजलि जितना पानी लेना। छोटा बच्चा है तो उसकी अंजलि यानी ये, छोटा बच्चा है तो उसका माप ये है, तो उसका मेजरमेंट, बड़ा है तो उसका ये है। तो अपना खुद का जो मेजरमेंट है वो खुद करेगा, व्हाट्सएप तय नहीं करेगा। मेरे लिए जो 3 लीटर पानी अच्छा है सुबह सुबह, आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग बॉडी है। वो व्हाट्सएप में जो आएगा, गूगल अंकल को जो बोलेगा वो सही नहीं हो सकता। गूगल अंकल को क्या मालूम कॉपर वेसल क्या होता है। मैं जो डालूंगा तो आएगा, तो हम तो डाल रहे हैं। गूगल तो मेरा अच्छा सोर्स है। हमारा कोई भी नॉलेज को, मैं जैसे ये सब IT वाले हैं, मुझे पता नहीं, अब मेरी लैंग्वेज तो बहुत लेमन और तीखी और कुछ रफ होती है, कुछ ज़्यादा कल्चर नहीं होती, कुछ नॉलेज भी मेरे पास ये कम है। लेकिन मैंने वर्ड दिया गूगल को, पंचकर्मोलॉजी। अब उसका मीनिंग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या उसकी लैंग्वेज, क्योंकि सर्च इंजिन को मालूम ही नहीं पंचकर्म क्या है, तो पंचकर्मोलॉजी वर्ड दिया, पंचकर्मोलॉजिस्ट। तो गूगल को तो हम शब्द देंगे, ज्ञान देंगे, गूगल से लेंगे नहीं। गूगल से लोग लेंगे, लेना है तो, नहीं लेना तो न मत लीजिए। ये क्या बात है, वही सब जानता। हमको कोई अभिमान नहीं है, गुस्सा नहीं है। गुस्सा ये है कि हमारे पास नॉलेज है, हमको मालूम नहीं। दुख ये है कि मेरे पास नॉलेज है और मेरे ऋषि मुनि को मैं जानता नहीं। तो ये इतने फायदे हैं, मैं उसको गिनाऊँ, आपने कुछ देखा भी होगा। और ये शुभ मंगला और श्रीधर जी को जिम्मेदारी दी गई है, ये मेरे लेक्चर्स को उन्होंने वो भी किया है और YouTube पे भी आने वाला है पूरा उसका बना के, तो आपको और भी मिलेगा। और मेरे प्रेजेंटेशन तो इसके ऊपर बहुत है। आप कभी भी डॉक्टर हितेश जानी हेल्दी लाइफस्टाइल लोका आयुर्वेद की हमारी YouTube चैनल में जाएंगे तो मिलेगा। इसलिए ऐसा अभी मुझे सुनिए और ज़रा समझिए और उसमें आपके व्यूज़ दीजिए, आपकी एक्सपर्टीज इसमें जोड़िए। ये मेरा नहीं है, ये आयुर्वेद का कोई एक शास्त्र का कोई एक ब्रांच का नहीं है, ये हमारा है, साइंस ऑफ लाइफ है। आइए आगे। तो दूसरी मैं बहुत कड़वी बात करूँ, आगे चलेंगे। ये कॉमोड, हमको खाना नहीं आता, जाना नहीं आता, ये वेस्टर्न कॉमोड है ना। तो हमारा जो सीकम है, हमारा इंटेस्टाइन का जो रेक्टम के पास और ऊपर एनस, रेक्टम और सीकम, वहाँ का जो बैठने का जो तरीका है, तो टॉयलेट की प्रैक्टिस हमारी बहुत गलत हो गई है। यूरोपियन लोग वैसे तो 2-3 दिन के बाद जाते हैं, वो नीचे बैठ ही नहीं सकते, उनका तो जलवायु ऐसा है कि वहाँ ठंडा है। तो इसके ऊपर ये वर्क हुआ है, ये मैंने नहीं वर्क किया, जापान के साइंटिस्ट ने किया है कि आपको 70% फ्लो अच्छा मिलता है टॉयलेट करने के लिए। इसके ऊपर PhD हुआ है। ये हितेश भाई जानी को, आयुर्वेद को मत मानिए, अपनी ट्रेडिशन कितनी महान थी, इसके ऊपर मेरी एक YouTube चैनल है, उसको कहानी कब्ज की, आप
कहानी किस्मत की होती है ना, तो उसी तरह से कहानी कब्ज की। तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, कैसे टट्टी जाते थे, कैसे जाना चाहिए। तो हमको यूरोपियन लोगों को तो खाना भी नहीं है, उनका किचन क्या है। आप अमेरिका को पूछो, आपका कोई रिश्तेदार है, और एक्चुअल जो अमेरिकन होंगे उस आर्किटेक्ट में आप देखिए, उसका मकान देखिए, भवन, वास्तु, बिल्डिंग, उसमें किचन नहीं होता, पेंट्री होती है। क्यों पेंट्री होती है? एक ब्रेड का लॉफ का पैकेट रखना है कोई फ्रीज में, फिर एक माइक्रोवेव रखना है, वही फ्रीज में चीज़ होगा, बटर होगा, नॉनवेज होंगे तो ड्राई फिश या ऐसा कुछ होगा। ब्रेड उठाई, मक्खन लगाया, फिश डाला, या तो बहुत थोड़ा सो-कॉल्ड हेल्दी होगा तो कैबेज के पत्ते डाले, कैरेट के कुछ पीस डाले, फिर चीज़ डाला, फिर उसको माइक्रोवेव गर्म किया, वो खाता जाएगा, ऑफिस भागेगा, कहीं भी बैठ के खाएगा। तो खाने का संस्कार नहीं है जिसके पास, कैसे सांभर बनता है, कैसे चटनीज अलग अलग बनती है, कैसे ओपम बनते हैं, कैसे पपड़म बनते हैं। हमारा भारत का एक मंदिर लंदन में, जो विश्व का बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, कंबोडिया का सूर्य मंदिर को छोड़ते हुए अभी जो रिसेंट में बना है स्वामीनारायण मंदिर, उस स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट था। अन्नकूट को आप अन्नकूट कहते हैं, क्या कहते हैं, गोवर्धन पूजा होती है जिस दिन, दीपावली के 2-3 दिन के बाद। तो अन्नकूट का दर्शन था। मार्गरेट थैचर एट दैट, मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, इंग्लैंड की। तो उनको हमारे उस मंदिर के लोगों ने इनवाइट किया था, मैडम आप आइए दर्शन के लिए, अन्नकूट का दर्शन मैंने बहुत बड़ा होता है, आप आइए। वहाँ आई तो अन्नकूट में इतना बड़ा डिशेस, और 700 तो स्वीट्स थी, 700 स्वीट्स, 80 टाइप के तो चटनीज थी, 80। फिर सब्जी, मतलब करीज कितनी होंगी, राइस का कितने होंगे, और आपके पास कितने प्रकार के राइस है। मैं आता हूँ साउथ में तो लेमन राइस, कर्ड राइस, इतना मजा आता है कि ओदन मुद्ब्रुवते, जो मेरे शास्त्र में बोलो, ओदन अगर खाना है, चावल खाना है तो आप आइए। तो वो उस तरह से, तो मार्गरेट थैचर वो सरप्राइज, शॉक हो गई, ये क्या है, इतना कैसे। तो उसने बोला आपका कुक कौन है, शेफ कौन है, तो मुझे मिलना है। तो 2 संत स्वामीनारायण के 2 साधु आए, ये इन्होंने बनाया। तो ये शेफ है तो क्या, तो ये शेफ जैसा तो पगड़ी तो है ही हमारी शेफ की, तो स्वामीनारायण संत की पगड़ी थी। तो ये आपके यहाँ तो हमने सुना है कि महिला रसोई बनाती है, तो ये नहीं, महिला घर का रसोई बनाती है, अन्नपूर्णा है वो, भगवान की रसोई, मतलब घर में भगवान उसका बनाती है, लेकिन मंदिरों में तो पुरुष ही बनाता है, और वो ये संतों ने बनाई। तो एक अन्न का कितना ज्ञान था, कौन से एरिया में क्या खाया जाएगा। गलत फहमियां कैसी हमारे पे चलती रहती है। डायबिटीज है, राइस मत खाओ। मैं बहुत लोगों को सुनाता हूँ, समझाता हूँ। मेरा साउथ का नॉलेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन मैं बताता हूँ कि देखो, मेरा जनरल नॉलेज, जनरल ऑब्जर्वेशन कहता है कि पंजाबी, हरियाणवी, थोड़ा हिमाचल वाला और राजस्थान, 3 स्टेट ऐसे हैं जो स्ट्रिक्टली रोटी ईटर है, और सबसे ज्यादा डायबिटीज उधर है, पंजाबियों को है, राजस्थानी को, मारवाड़ी को है, और पूरा 5 राज्य साउथ के, 7 राज्य साउथ ईस्ट के, और जम्मू कश्मीर में थोड़े प्रांत हिमाचल में, कुल भारत के 17 स्टेट और नेशनल क्या बोलते हैं, इंडियन टेरिटरी जो बोले जाते हैं, ऐसे जगह चावल खाया जाता है। और टोटल डायबिटीज गुजराती में, क्योंकि हम लोग मिक्स ईटर है, गुजराती में, मराठी में, और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी में जितना डायबिटीज़ है, इसमें यहाँ तो नहीं है। तो अगर चावल से, और ओबेसिटी, पंजाबी की ओबेसिटी, हरियाणा की महिला, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, हमारी लड़की तो नहीं बोलेगा, लड़की बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन वो लेडी बड़ी, और वो जगह रोकती है। हमारी कुर्सियों की साइज यह नहीं चलती जिसमें आप महत्मा बैठी हो आनंद से। तो ये ओबेसिटी के साथ आपने राइस जोड़ दिया, ये डायबिटीज के साथ आपने राइस जोड़ दिया। अरे भारत के लोग ऐसे राइस पकाते थे कि वो क्या बात करूँ, मेरा विषय तो वो है, वो जिसको खाना नहीं आता, जिसको जाना भी नहीं आता, वो हमको सिखाता है कि जाना कैसे। वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट, ठीक है, नाम से भी रखा है इंडियन टॉयलेट तो भी अच्छा है, लेकिन उसका साइंस मैं समझाऊंगा, हम समझाएंगे, आपको समझना होगा। कर ना सके वो अलग बात है, एज है, आपका एज फैक्टर है, घुटनों में दर्द है, आप यूरोप और अमेरिका जैसा एनवायरनमेंट है तो ओके, वहाँ नीचे बैठ नहीं सकते, उसी तरह से डाइनिंग टेबल एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे।
ओरल हाइजीन पेस्ट, मैंने यहाँ तो कोलगेट बताया, मुझे बहुत बड़ा गुस्सा है इसलिए उसका नाम देखिए मैं बहुत बताता हूँ, लेकिन कोई भी पेस्ट नहीं। लेकिन पेस्ट के नाम से क्या चल रहा है, हमारे गांव का कोई महिला जाती है कि भाई ये कोलगेट दो ना, तो दुकानदार बोलता है कौन सी कोलगेट दो, वो कहते कोई भी कोलगेट दो। कोलगेट यानी पेस्ट, ये तो कंपनी है, ये ब्रांड है, लेकिन लोगों को पेस्ट यानी कोलगेट। अब ये अमेरिका का पैकेट है, उसमें लिखा है कि ये कोलगेट आपको कैंसर कर सकता है। यहाँ भारत में वही कंपनी नहीं लिखती। सोडियम लोरेल सल्फेट के बिना जाग फॉग नहीं होगा, क्या बोलते हैं, फोम नहीं होता, इसलिए वो, लेकिन वो कैंसर कर सकता है। और हमारा मुंह जो है, सर तो उसके एक्सपर्ट है, वहां से जल्दी स्वेलो होगा। ये ओरल और बकल और ये यहाँ जो है वहाँ अंदर आ सकता है, और बच्चों में तो बहुत जल्दी आ सकता है। और इसमें क्या क्या है वो आप एक लिस्ट पढ़ो, सिर्फ ये मैं SLS की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए आप, अगर मुझे कोई डेंटिस्ट इधर है, मैं डॉक्टर को सलाम करता हूँ, अगर डेंटिस्ट इधर है तो कम कमाएगी, लेकिन इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, ज़्यादा कमाएगी, क्योंकि वहाँ तो बहुत डेंटल प्रॉब्लम है, इधर तो इतना कम है। जो भी कुछ बचा है तो हमारे दांत हम ठीक रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि पेस्ट मत करो, पेस्ट गलत है, लेकिन पेस्ट में क्या है वो मुझे बताने दीजिए यार, मानो ना मानो आपकी जिम्मेदारी। सुबह उठते हुए आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले या तो आपको कसेला रस, बिटर, या तो फिर आपको तीखा या नमकीन रस, मीठा नहीं पीना चाहिए। तो ये तो पेस्ट है, ऑयल पेपर है, उसमें ऑयल पेपर तो स्वीट होता है, तो स्वीट रहेगा तो फंगस आपका या स्पॉन्जी गम होगा ही होगा। आपके गम्स, मसूड़े आपके लूज हो जाएंगे ही। दांत के प्रॉब्लम एक साल में, एक दिन में नहीं होगा, 25-30 साल के बाद आप देखिए हमारा डेंटल या ओरल हाइजीन कितना खराब हो चुका है। अब उससे आगे बताऊंगा तो आप तक शौकन हो जाएंगे आगे चलिए। ये क्या है उसमें मैंने बता दिया, FDA का वगैरह, बहुत गंदी चीजें है उसमें। नेक्स्ट, ये जो कियोस्क है जिसमें लिखा है 9.5 सीलिंग, ये दातुन के है, और ये मैं नहीं बेच रहा हूँ, ये बेंगलोर का नहीं है, न्यूयॉर्क का एक एयरपोर्ट है, उसमें ये भारत का दातुन मिलता है, हमारा गुजराती बेचता है। और वो क्यों बेचता है, उसमें क्या फायदा है, वो उसके साथ उसका एक लिटरेचर होता है। ये मैं कोई, मेरे मन में कुछ फाइन मोमेंट आ गया और आपको कुछ ब्ला ब्ला बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दुनिया को आपको बताना पड़ेगा कि कैसे हम ओरल हाइजीन हमारा रखते थे, कौन सी ऋतु में कौन सा फ्रेश टाइम। आपको मालूम है लुफ्तांसा एयरवेज जो जर्मनी का था, उन्होंने ये सुना, उन्होंने पढ़ा, उनके रिसर्च में आया, तो उन्होंने फ्रेश स्टिक, ग्रीन स्टिक यानी दातुन, वो अपने एयरलाइन में दी, जो पूरी नाइट जर्नी जिस फ्लाइट में होती है उसमें एक वो दिया, और कैसे उसको टंग क्लीन करने के बाद उसको कैसे डिस्पोज करना, उसका वो डेमो देते हैं उसकी एयर होस्टेस। तो नॉलेज को एक्सप्लोर करो, और नॉलेज भारत में, नॉलेज हमारे पास है। जालंधर बंद डॉक्टर साहब बैठे, इसलिए मैं डॉक्टर साहब के लिए और एक बात करता हूँ, मैडम डेंटिस्ट, एक और बात आपको रखो, हमारा जो एक जालंधर बंद प्रक्रिया है, विदाउट पेन, विदाउट ब्लड हम टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। वो पूरी प्रोसेस सीखने के लिए ब्रिटिश डेंटल सर्जन आते हैं हमारे पास, तो वो है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा विद साइंटिफिक एविडेंस। वो जालंधर बंद नाम की एक प्रक्रिया है, वो सर्जरी है सुश्रुत की, जो यूनिवर्सल टूथ फोर्सेप महर्षि सुश्रुत ने बनाया था। वो तो मेटल था, गोल्ड और चांदी, आज स्टेनलेस स्टील के अलावा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 2400 से उसमें अलग अलग वेरिएंट कि मोलर निकालना है, प्री मोलर निकालना है, आगे का कैनिन निकाल, तो कैसे कौन सा आपको टूथ फोर्सेप का उपयोग करना है, वो अगर आपको जाना है उस सोच में, उस दुनिया में, उस ज्ञान के प्रवाह में, तो आपको सुश्रुत का संदर्श यंत्र, उसका नाम था संदर्श यंत्र, लेकिन यूनिवर्सल टूथ फोर्सेप। तो यूनिवर्सल इसलिए है कि महर्षि सुश्रुत ने वही बताया, आज भी वही, उसमें हमको तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है, वो हमको क्यों समझ नहीं है। तो ये थोड़ा डेंटल हाइजीन का मैंने बताया, ओरल हाइजीन का। सूर्य नमस्कार अगर आपने कर लिया, ये 13 सूर्य नमस्कार 20 मिनट से ज़्यादा, बहुत स्टाइल से करते हैं, बहुत ठीक ढंग से करते हैं, तो 20 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगे।
आपको इसको समझना है तो आप बहुत से यूट्यूब में आप करते भी होंगे, लेकिन आप सिर्फ सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। ये सन सैल्यूटेशन, ये हमारा फैमिली का प्रोटोकॉल था, हम करते थे, हम करते हैं। और हमारा जीवन में कभी कोई जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन नहीं होता था, कभी मसल्स का टाइटन नहीं होता था, हम रिलैक्स ही रहते थे, हम खुश रहते थे। सूर्य का नमस्कार मतलब कुछ भी करो उसमें वर्शिप है, इसलिए बाकी तो एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ भी करो। एक बार पांडुरंग शास्त्री आठवले स्वाध्याय परिवार के एक बार कहीं गए थे, एक होटल में, वो भी थे और बड़े विश्व के कोई बड़े नामी ऐसे फिलोसोफर भी थे। तो पांडुरंग शास्त्री सुबह वो सूर्य नमस्कार करते थे। तो व्हाट आर यू डूइंग? तो क्या आई एम डूइंग माई रिलीजियस ड्यूटी, मेरा धर्म की ड्यूटी है, मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए है, लेकिन मेरे धर्म ने बताई है। अब वो हिंदू मुस्लिम क्या है उसमें? और जब बाबा रामदेव ने 15 साल मेहनत किया, मोदी जी ने भी जब आह्वान किया, तो आज योग एक विषय बन गया है, दुनिया के मुस्लिम लोगों ने भी स्वीकारा है। तो आपका हेल्थ रहे, बस वही कंसर्न है। तभी आप दिन में इतना सिर्फ कर दो, 30 मिनट तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, थोड़ा मसाज, आइदर फुट मसाज, हेड मसाज। बेंगलोर एयरपोर्ट पे कल देखा, सारा फुट मसाज का 700 रुपया। लड़की इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर राजश्री याद आ गई कि अगर उसको पता चला मैंने फुट मसाज करवाया 700 रुपया देके, तो वो कहती है मैं आपको बार बार फुट मसाज कर देती हूँ, कितना रुपया दोगे फिर? तो लेकिन कम से कम बोला फुल बॉडी मसाज तो हमारा प्रोटोकॉल है, लेकिन हेड मसाज, फुट मसाज, हम तो लोगों को उसका ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ट्रेनिंग, लोगों को बुला के कि आप करो। मैं आर्मी में CISF में अभी बताने वाला हूँ, CISF में बताया कि एक दूसरे को कैसे करो, वहाँ कौन से मसाज रहेगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में ये प्रोटोकॉल डलवाया है, उसके दिनचर्या में। अगर साइंस है आपके पास ट्रुथ है, आपके पास ज्ञान है, आपका कंसर्न लोगों का है, तो ये जाने वाला ही है, होने वाला ही है। कृण्वन्तो विश्वमार्य, दुनिया को सभ्य बनाएंगे। उसकी जो गलतियां हैं वो हम नहीं लेंगे, हमारी गलतियां हैं तो हम सुधारेंगे। आनो भद्रा कृतवो यत्तु विश्वतः, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल द साइड्स। अमेरिका में कुछ अच्छा है तो लेंगे भाई, हमको भी अमेरिका से, इंग्लैंड से झगड़ा नहीं है। लेकिन वही हम पढ़ते रहे कि हम्पी सेट ऑन वॉल, मालूम है ना हम्पी डम्पी क्या है? आपके बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, आप जो पढ़े होंगे शायद, हम्पी और डम्पी तोप का नाम है। क्या बोलते तोप को? गन बड़ी। वो फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई हुई थी, तो फ्रांस की ये लड़ाई में इंग्लैंड के पास 2 बड़ी तोप थी। फ्रेंच लोग जब हमला करते थे तो हम्पी और डम्पी, ये जो हमारा यूके का बर्किंघम पैलेस के ऊपर है, उसके ऊपर रखी थी। उन्होंने, उनके कवि ने बताया कि हम्पी और डम्पी जब तक इस बर्मिंघम पैलेस पे है, तब तक फ्रेंच से हमको डर नहीं है, फ्रेंच आर्मी कुछ नहीं कर सकता। वो कहानी किसी कवि ने बनाई जो इंग्लैंड के लिए तो अच्छी है, उनका तो नेशनल स्पिरिट उसमें दिखता है, लेकिन हम हमारे बच्चों को पढ़ाए हम्पी डम्पी सेट ऑन वॉल। हालांकि होना चाहिए तो चरक सुश्रुत सेट ऑन वॉल, मेरी चित्र रख दो, तेरे दादा की रख दो, लेकिन हमको मालूम ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। उसमें मैकेलो को दोष मत दो, हम दोषी है। मैकेलो कौन है वो जान लो, लेकिन बार बार हम मैकेलाइज हो रहा है, ये पश्चिमी शिक्षा नीति। लेकिन आपके पास ऑल्टरनेट है, आपके पास वो होना चाहिए। आपको आप क्या कर रहे हो वो तो पहले देखो, कि आप पेस्ट में क्या यूज कर रहे हो, कैसे टॉयलेट जा रहे हो, कैसे खाना पका रहे हो, कैसे नॉन स्टिक से आप नॉनसेंस कर रहे हो। उसमें टेफ्लॉन जो है वो आपके ब्रेन को कैसे डैमेज करेगा। ये सो कॉल्ड चाइनीज टेस्ट मेकर, ये पिज्जा में जो डाला हुआ, वो आपका बॉडी को कैसे DNA को डैमेज करता है, आप मालूम है नहीं। हम वैसे गिमिक्स है, ऐसा आ रहा है, बस स्विगी को ऑर्डर कर दिया, जोमेटो वाला आ गया लाल टी शर्ट पहन के, आगे चले गए। तो ये थोड़ा फुट मसाज, हेड मसाज के लिए आपको 5 मिनट देना पड़ेगा। एक छोटी बात शास्त्रों ने बताई, एक कविता में कुछ बताएगा, को रुख को रुख को रुख, क अ रु क, ऐसा कोई ने पूछा शिष्य को, कौन अ, क यानी को, कौन हु, अ यानी नहीं नॉट, रुख यानी रोगी, कौन रोगी नहीं है, कौन बीमार नहीं है, कौन इल नहीं है। तो फिर जवाब दिया, हितभुक मितभुक कृतभुक, जो अपनी खुद की तासीर के अनुसार, अपने टेम्परामेंट के अनुसार, अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार, अपनी एज के अनुसार,
अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपना स्टेट के अनुसार, आपकी ट्रेडिशन के अनुसार जो खाता है वो बीमार नहीं पड़ता। विद द भूख, 2 bites कम, जितना भूख लगी उसे थोड़ा कम खाओ विद द भूख। और रुत भूख, जो आपका सीजन है उसके हिसाब से खाओ। 3 श्लोक में बता दिया कि आपका स्टेट, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका ऑक्यूपेशन, आपका सिटी, उसके हिसाब से आपको खाना पड़ेगा। वो कितना भी पंजाबी हेल्दी है या नूडल्स हेल्दी है, टेस्टी है, नहीं खाना है। आपको आपका खाना है, खुद का खाना है। और वो आपको भी ऐसा नहीं बादाम में बहुत न्यूट्रिशन है, इतना प्रोटीन है, इसलिए मैं खाने लगूँ, मुझे वो मेरी तासीर में बादाम से मुझे डायरिया हो जाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। तो वो प्रकृति जो होती है हमारी, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसके हिसाब से हमको खाना पड़ता है। और वो वही उसमें थोड़ा हेल्प करता है। बाकी तो घर में मालूम था, हमारी दादी नानी सब जानती थी हमारी तासीर के बारे में, क्योंकि उन्होंने 3 जनरेशन को देखा है ना, बढ़ते हुए, पढ़ते हुए, बीमार पड़ते हुए, हेल्दी रहते हुए। तो वो हम खुद नहीं जानते हमारी प्रकृति, लेकिन हमारे जो सीनियर्स है वो खुद की भी जानता है, हमारे भी जानता है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरी पॉकेट में क्या है, ये जो पॉकेट है इसमें क्या है, कितना है, वो राजश्री जानती है, मेरी वाइफ। लेकिन मेरी प्रकृति में क्या है वो मेरी माँ, मेरी दादी जानती है। मजा है, समझ में आए? ठोको ताली, एक बार ताली। तो हित थोड़ा कम खाओ और ऋतु के अनुसार खाओ। कितना भी हैवी मैसूर पाक अच्छा है, लेकिन वो समर में नहीं खा सकते मैसूर पाक। उसको विंटर में खाने से उसका बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिलेगी और वो अच्छा ही है। तो इस तरह से ये बातें थोड़ी थी, मतलब अपनी शरीर प्रकृति के हिसाब से, देश के हिसाब आप कहाँ रहते हो, उसी तरह काल के हिसाब से, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, संडे आज मतलब छुट्टी है, तो ये सब, तो उसी तरह से ऋतु में कैसे खाना आगे चले। अब नींद का भी थोड़ा है प्रॉब्लम। क्या है हमारा नींद का भी, कैसे सोते हैं पता ही नहीं। आज जो प्रॉब्लम जो है, व्हाट्सएप ने, गैजेट्स ने हमारी नींद ले ली। सोने की स्टाइल, सोने का तरीका, सोने का टाइम बिल्कुल मालूम नहीं, आगे चलेंगे सब। तो ये पीसी में, ऑनलाइन चैट में, ईमेल्स में, गेम में हम कितना समय देते हैं, और वो नाइट में, ये इसका ऊपर बड़ा काउंट हो रहा है। बड़े अच्छे अच्छे हेल्थ के एक्सपर्ट इसके ऊपर हिसाब कर रहे हैं। ये हमारी गलतियां शुरू हो गई है। इसलिए मैं कभी कहता हूँ हमारी नींद खुद सो गई है, उसको भी पता नहीं कि कैसे नींद लेना है, आगे चलेंगे। तो इन्फेंट के लिए कितना आवर्स चाहिए, जो ग्रोइंग टोडलर्स है उसको कितना आवर्स चाहिए, ये सब आपको, ये हमारे घर का विषय है, ये हमारे बच्चों का विषय है। रात हो गई सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। गब्बर सिंह अलग अलग स्वरूप में आ सकता है। गब्बर सिंह अब व्हाट्सएप में आता है, गब्बर सिंह अब ईमेल से आता है, गब्बर सिंह अब चैट से आता है, और गब्बर सिंह अभी वीडियो गेम से आता है। नेक्स्ट, दूसरा, तभी श्रीकांत जी और गुप्ता जी आए हैं। गाय के ऊपर बड़ा काम है। भारत का जो पार्ट है इंटीग्रेटेड, हमारा 9 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम है गौ विज्ञान का, गाय का एक विज्ञान। हेल्थी लाइफस्टाइल में गाय का, सिर्फ पंचगव्य का कितना रोल है, मैं उसमें बताने वाला हूँ। कभी आपको ये जाने के बाद सब आपको परिचय भी होगा श्रीकांत जी का। और ये लोग बहुत काम करें, गोपाल्स और यूथ फॉर सेवा, उन्होंने एक अच्छा सा कार्यक्रम रखा है 9 जनवरी को, कि हेल्थी लाइफस्टाइल में, और उसमें भी गाय का रोल क्या है सोसाइटी में हेल्थ के लिए। तो ये गाय का मैंने आप बता दिया। हम भूल गए हैं, हमारा तो आपका कौन सा ब्रांड है, जैसे हमारा अमूल नंदिनी है ना, यहाँ नंदिनी का दूध आ गया। अब नंदिनी तो 5 गाय में से एक नाम है। तो हम लोग क्या है, बहुत भावुक हो गए। भारत माता की जय, गौ माता की जय, नंदिनी की जय। और इसमें पी रहे क्या, जर्सी का मिल्क, A1 मिल्क पी रहे, जो पीना ही नहीं चाहिए। तो नंदिनी नाम देने से नहीं होता। A2 मिल्क क्या है, देसी गाय के दूध में क्या फर्क है, बॉसिटिकस और बॉर्स्टोरस में क्या फर्क है, तो वो हमको समझना पड़ेगा। तो जर्सी गाय जैसा दिखता है, लेकिन गाय माता नहीं है, उसका दूध नहीं पी सकते हम। उसमें BCM7, बीटा कैफीन मॉर्फिन, इसलिए वो लिवर सिरोसिस होता है। वो जब वो लेगरेंस के सेल में जाएगा तो आपका इंसुलिन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है।
वो आपको वो चाबी खुलेगा ही नहीं, आपके सेल में इंसुलिन जाएगा ही नहीं। इंसुलिन तो पैदा होता है लेकिन जाएगा नहीं, आपको पचेगा नहीं, शुगर ऐसा ही ब्लड में वापस आ जाएगा। तो उसका वजह में दूध भी है। कौन सा दूध है? वो जर्सी का दूध, जो आमतौर पे भारत की 40 वेटरनरी इंस्टीट्यूट विकास के नाम से डेनमार्क का थूका हुआ, फेंका हुआ, आउट ऑफ डेट टेक्नोलॉजी लाके यहाँ करते हैं और इसको कहते हैं विकास। तो गाय क्या है उसको समझना पड़ेगा। सेरेब्रोसाइट उसमें बहुत से, उसके ऊपर हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गौ विज्ञान अध्ययन शोध संस्थान, गौ विज्ञान फाउंडेशन। इसमें हमने एक सेरेब्रोसाइट है जो क्या उसमें फर्क पड़ता है, उसने तो ज़्यादा बताएंगे, आज तो इतना समय नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अमेरिकन पैटर्न लिए गए, वो मुझे उसकी इतनी खुशी नहीं है बताने की, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि वोलेटाइल फैटी एसिड जो सेल को जिंदा रखता है, मरने नहीं देता। कैंसर में क्या होता है? सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, इसलिए वो मरता है, जो उसमें कुछ टॉक्सिन्स की वजह से अलग अलग कॉजेज है। तो उस सुसाइडल टेंडेंसी को रोकता है वोलेटाइल फैटी एसिड, और गौमूत्र में वो है, तो कैंसर के लिए वो काम कर सकता है। अभी हमारी डॉक्टर कैंसर पे काम करती है, तो वो क्यों काम करता है, हमारा साइंस क्या कहता है, वो बताना पड़ेगा। नए संत हमारे यहाँ राघवेश्वर भारती शंकराचार्य जी के यहाँ हमारा हुआ था, और उस कार्यक्रम में हमारा कैंसर और पंचकर्म में मेरा टॉपिक था, लेकिन उसमें उसकी चीफ कौन थी? तो उसकी चीफ है आपकी खिड़वई इंस्टीट्यूट की चीफ। तो वो भी दुनिया के अच्छे डॉक्टर्स, कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट जानना चाहते हैं वो क्या चाहिए, लेकिन आप उसको प्रेजेंट करने का, उसको सीखने का, उसको अच्छा ढंग से काम करने का तरीका होना चाहिए और करना चाहिए। तो हमारे इस इंस्टीट्यूट में ये CLA और वोलेटाइल फैटी एसिड उसमें से निकाला है। मेरी एक स्टूडेंट निशा ने बता दें कि गाय के दूध से बुद्धि बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है? तो देखना पड़ेगा। हमने 40 से 60 साल के 40 to 60 ईयर्स के वॉलंटियर्स लिए, उसको देसी गाय का दूध 100 ml और उसमें ये A2 मिल्क, उसमें A2 घी मिलाया 10 ml और 90 डेज तक दिया, 3 महीना। और उसके बाद जो आकलन है आपके सामने आएगा, इंटेलेक्चुअल आगे शायद रखा है मैंने, हाँ, तो 42% शॉर्ट टर्म मेमोरी इंक्रीज हुई PGI मेमोरी स्केल से, और वो पबमेड जर्नल में छपा है। पबमेड जर्नल में कब छपेगा? जब उसका एक्सटर्नल होगा। तो वो इससे 3 साल के बाद हम कह पाए कि अत्र गव्यम जीवनीयम मेद्यम रसायनम। मेद्य यानी बुद्धि बढ़ाता है, तो बुद्धि बढ़ाना यानी आपको आज बताना पड़ेगा कि आपका PGI मेमोरी स्केल, हालांकि हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम किया है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का मैं बाद में बताता हूँ। तो ये आप उसको देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। लेकिन हमारा साइंस के बारे में हमको ही नहीं मालूम, ये बड़ा प्रॉब्लम है आगे जो। आई के लिए भी अच्छा है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन मक्खन में, देसी गाय के मक्खन में। कहते हैं नंद किशोर माखन चोर। तो महर्षि कश्यप हमारा आयुर्वेद का पेडियाट्रिशियन बोलता है, बाला नाम नवनीतम प्रशस्य दे, बच्चों को नवनीत यानी मक्खन, बटर देना चाहिए। तो उसमें क्या है? तो वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन उसमें है, वो किशोर अवस्था में ही काम में आएगा, जब गोनेडाइल ग्रोथ हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, इससे हाइट बढ़ेगी। बाद में बटर लो, और ये सोकोल अमूल बटर या ब्रिटानिया बटर, ये नेस्ले का, वो तो कोई बटर ही नहीं है। तो A1 A2 मिल्क क्या है, देसी गाय और जर्सी में अंतर क्या है? क्योंकि यूरोप और अमेरिका में गाय है ही नहीं, वहाँ जर्सी है। उन लोगों का रिसर्च ही जर्सी के ऊपर है, जर्सी होस्टिन फ्रीजिन वहाँ की, दैट इज बोस्टोरस। पृथ्वी के ऊपर 55,000 मेमल्स है, उस 55,000 मेमल्स में हमारी माँ भी है। कुत्ती का दूध, कुत्ती के बच्चे को, डॉग का मिल्क है, डॉग के कीट को काम में आएगा। बंदरी का बच्चा है, मंकी का जो कीट है, तो मंकी का दूध पिएगा। तो हर मेमल 55,000 मेमल्स का मिल्क अपने अपने कीट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शिशुओं के लिए तो अच्छा है। सब दूध नहीं पी सकते हम। जिसको आँख की तकलीफ है तो आयुर्वेद कहता है कि बकरी का दूध अच्छा है। जिसको अगर ओबेसिटी, अगर पतला है बहुत सारे, उसका मास इंडेक्स कम है, तो उसको तो भैंस का दूध पीना चाहिए। जिसको नींद नहीं आती उसको भैंस का दूध अच्छा है। जिसको सीरोसिस ऑफ लिवर है, लिवर का प्रॉब्लम है, तो उटनी का, कैमल का मिल्क पीना चाहिए। तो ऐसे 7-8 मिल्क की बात हम ले सकते हैं। उसके जो बायोलॉजिकल रचना है वो हम ह्यूमन में और कोई एक एक डिजीज में ले सकते हैं। तो फिर शिष्यों ने पूछा कि भाई आपकी ये बात तो हो गई, लेकिन गाय की तो बात नहीं की। तो कि नहीं, ये 55,000 मेमल्स है, उसको कोई भी बीमारी हो तो गाय का दूध सब मेमल्स पी सकते हैं। हम बंदरी का दूध नहीं पी सकते, बंदरी गाय का दूध पी सकती है, बकरी गाय का दूध पी सकती है, मनुष्य गाय का दूध पी सकता है। तो उनकी रचना ही ऐसी है, वो वेगान थियरी में नहीं आती।
वो बड़ा एक डिबेट का विषय है जिसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। तो गाय का दूध यानी जर्सी का दूध नहीं, सफेद है वो दूध नहीं, आपकी बॉटल में आपके पाउच में आता है वो दूध नहीं है। 22 केमिकल उसमें मिलते हैं। सोकॉल्ड पास्चराइजेशन वो जो है आपका डीएनए डिस्ट्रक्ट कर रहा है। जल्दी से मैं शुभमंगला को कहता हूँ कि बेंगलोर में काम शुरू करो, ये लोग गोपाल के लोग, उसके बहुत बड़े साइंटिस्ट को बुलाओ, बताओ लोगों को यहाँ बेंगलोर में या किसी कैपी रमेश, उसको पूछो जो वेटरनरियन है, मास्टर डिग्री पीएचडी, वो बताएगा कि उसके मॉलिक्यूल में, जर्सी के मॉलिक्यूल में क्या प्रॉब्लम है, वो क्या डिजीज कर सकता है। उसका मिल्क, उसका घी खाना ही नहीं है। क्यों नहीं खाना है? वो घी ही नहीं है, वो गाय ही नहीं है। और हमारी देसी गाय में क्या अंतर है? आपकी मलाड गिट्टा, आपका टिप्पू सुल्तान के पास था कौन सा बैल, टिप्पू का अमृत महल। यस, मजा है। किसने बोला अमृत महल? आपको प्रणाम, मजा है, आनंद आ गया। अमृत महल टिप्पू सुल्तान के पास 1000 बैल था, तोप उठाने वाली आर्मी थी। अमृत महल वो ड्राफ्ट पावर का बड़ा है। मालूम ही नहीं अमृत महल क्या है, मालूम ही नहीं मल्हार गिड्डा क्या है, और नंदिनी वाला जो पिलाएगा वो हम पिएंगे। बहुत शर्म की बात है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान की दुनिया में हम चमकते हुए अपने आप को खुश कर रहे हैं। आगे चलेंगे। कुछ गर्भ संस्कार की बात आज शायद शाम को हम आरोग्य भारत के कार्यक्रम करने वाले हैं कि हम किसी को मालूम नहीं लगता जेनेटिक इंजीनियरिंग अमेरिका में होगा। जीन जेनेटिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन आयुर्वेद ये मेरा डोमेन है, हम बता सकते हैं। हम प्री कंसेप्शनल क्या चेंज करना है, एपिजेनेटिक्स क्या है, दुनिया भी ढूंढ रही है। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में वो बताया गया है कि आप चाहो ऐसा संतान पैदा कर सकते हो। आज की भाषा में अच्छा नहीं है लेकिन वो शब्द यूज हुआ, सिग्नेचर चाइल्ड या कस्टमाइज चाइल्ड, हम कर सकते हैं। ये मैं कर सकता हूँ यानी सिर्फ क्लासिकल नहीं, 8 सेंटर्स चलते हैं और उसका पूरा डाटा डॉक्यूमेंट आप गर्भोपनिषद फाउंडेशन.org ऐसा करेंगे, उसमें देखेंगे तो आपको टेस्टिमोनियल मिलेगा कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। लेकिन कुछ करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। तो ये जन्म से बीमारी ना है, थैलेसेमिक माता पिता है, दोनों माइनर वाले, तो बच्चा मेजर आ सकता है। उसको रोकना है तो हम रोक सकते हैं, जेनेटिक डिजीज को रोकना। और 1, 2, 5 नहीं, बहुत से केसेस आप उसमें देख सकते हैं। तो वो जेनेटिक चेंज प्री कंसेप्शनल हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता, बाद में जेनेटिक अपग्रेडेशन हो सकता है। तो वो पूरा है गर्भ संस्कार। लगता है गर्भ संस्कार यानी चंदी मिंदी धोती चोटी साड़ी का प्रोग्राम होगा, कुछ श्लोक बोलते होंगे, कोई मंत्र बोलते होंगे, कोई पंडित आते होंगे, वो चाहिए ही। यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों साथ चाहिए। यंत्र भी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स, मंत्र चाहिए यानी वो सूत्र है, वो स्लोगन है, वो डिकोड करना पड़ेगा मेरे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को। और तंत्र मैकेनिज्म चाहिए, एसओपी चाहिए। तो हमारा शास्त्र को डिकोडिंग करके लोगों के पास ले जाना पड़ेगा और हमारी जो ताकत है वो बतानी पड़ेगी। और हम बता रहे हैं, शुभमंगला भी उसी फील्ड में बहुत काम कर रही है। नेक्स्ट, तो इस तरह हर पेरेंट्स को चाहता है कि मेरी बेटी ऐश्वर्या राय जैसी दिखे, मेरा बेटा साइंटिस्ट बने आइंस्टाइन जैसा, झांसी की रानी चाहिए मुझे, कित्तूर चन्नम्मा चाहिए। अरे कैसे आएगी लेकिन कित्तूर चन्नम्मा? कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए कुछ विद्या है, तो ये है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो इच्छेताम यादसम पुत्रम, ये पूरा कमिटमेंट किया है हमारे क्लासिकल शास्त्रों ने कि इच्छेताम यादसम, आपकी जो इच्छा है आप बोलिए। आप पहले से बोल दीजिए, हमको वैद्य को बता दीजिए आप ऐसा बेटा और बेटी पैदा कर सकते हैं। आरती चांगानी, जिसका टेस्टिमोनियल आप देखिए, आरती चांगानी नामक एक लड़की, मतलब महिला, वो आई, उसने डॉक्टर करिश्मा बहन को बोला कि मैडम मैं तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन अभी शादी हो गई तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तो बेटी ही चाहिए और वो बेटी मेरी स्पोर्ट्स वुमन बने, ऐसा मैं चाहती हूँ। हो सकता है करिश्मा बहन करेंगे, कोशिश करके। शास्त्रों ने तो प्रॉमिस किया है, एसओपी हमने बनाई है, तुमको मेहनत करना है, उस तरह से फॉलो करना है। तो प्री कंसेप्शनल का 90 डेज का, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जो टाइम है जिसमें डीएनए में हम चेंज कर सकते हैं, वो उसके बाद प्रेगनेंसी का 9 मंथ का प्रोटोकॉल किया। आप उसकी बेटी हुई ईया, उस टेस्टिमोनियल ईया के पास स्केटिंग के 35 नेशनल अवार्ड्स है। ये आएगा, ये भारत, ये ज्ञान। आगे चलेंगे तो ये पूरा ठीक है। उसी तरह से ऋतुचर्या में थोड़ा ये अलग अलग ऋतु जो होती है ये आप भारत में ही महसूस कर सकते हैं। हालांकि बेंगलोर एक बड़ा एक्सेप्शनल है, कल भी बारिश थी, परसों भी थी,
कार्यक्रम होगा कि नहीं पता नहीं चल रहा था, फिर भी तो भी हम तो उसमें, लेकिन बारिश की ऋतु में तो और बारिश होती, पता है कि अब मानसून आ गया। ये मानसून नहीं है, ये बेंगलोर की अपना टेम्परामेंट है, ये बेंगलोर का अपना स्टाइल है, ये बेंगलोर का एनवायरनमेंट है। लेकिन मानसून तो मानसून के समय ही आएगा और उसको ही हम मानसून कहते हैं। विंटर तो विंटर के समय ही आएगा। तो 6 ऋतु, 6 सीजन है भारत में। आपके बहुत से रिश्तेदार, आपकी बड़ी कंपनी के मालिक या जो भी हो, अमेरिका में किसको अभी फोन करिए, पूछो कौन सी सीजन है, तो वो 2 बात करेगा, या तो बर्फ गिर रही होगी, आइस होगा, या आइस नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ समर क्या है, मानसून क्या है, विंटर क्या है, क्योंकि वो पृथ्वी के ऐसे भूभाग में रहते ही नहीं है। वहाँ उसको ईश्वर की वो रचना ही नहीं है। उनका जो स्थान है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, वहाँ वो हो ही नहीं सकता। इसलिए सीजनल चेंज वो फील ही नहीं करते। तो सीजनल फ्रूट नहीं होते, सीजनल एनवायरनमेंट नहीं है, सीजनल नॉलेज नहीं है, वो कुछ नॉलेज नहीं है उसके पास। आप मैंगो की चर्चा करो, मैंगो, अगर मैंगो खाना है, लेकिन मैंगो की बॉटनी अमेरिका और मतलब मैंगो होता है नहीं वहाँ, थोड़ा अमेज़न को एरिया को छोड़ते हुए, जो मैंगो वहाँ पैदा नहीं होता, जो उसका फ्रूट नहीं है, और मैंगो की बॉटनी वो सिखाएगा मुझे? जो गाय वहाँ है ही नहीं, जो जर्सी है, जो गाय नहीं है, और उसका मुझे नॉलेज वो दिखाएगा, उसकी वेटरनरी साइंस समझाएगा। तो सीजन में क्या चेंज होता है, जो बार जो चेंज होता है, पिंडेसो ब्रह्मांडे। तो हमारे बॉडी में भी पित्त बढ़ेगा तो एसिडाइन कोलिन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो समर में कुछ हमारे बॉडी में ये होगा, विंटर में कुछ ये होगा। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो मैं बोल रहा था, उसी तरह से उसके ऊपर नोबेल पारितोषिक मिला कि ये बायोलॉजी जो बार है, बार जो है वो बॉडी में चेंज होता है, न सिर्फ दिन में चेंज होता है, सुबह क्या होता है, शाम को क्या होता है, रात को क्या होता है, तो होता है, लेकिन विंटर में क्या होता है। तो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर दुनिया भी काम कर रही है, क्योंकि उसको भारत का भी नॉलेज मिल रहा है। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो बायोलॉजी है ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजी के लिए एनवायरनमेंट चाहिए ना, ऐसे पीसीज चाहिए, ऐसे फ्रूट्स चाहिए, ऐसे वेजिटेबल्स चाहिए, जो नहीं है वहाँ। दुनिया से पैसे से कुछ नहीं आता, नॉलेज पैसे से नहीं आता, लेकिन वो ले रहा है, हम लोग भूल रहे हैं। तो सीजनल नॉलेज भी चाहिए। नेक्स्ट, वसंत ऋतु में क्या खाना क्या नहीं खाना, विंटर में क्या, वसंत जैसे 6 ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, हेमंत रखिए जरा, हेमंत, अभी हेमंत ऋतु चल रही है, जिसका फूड आज आपको मिलने वाला है। इस ऋतु में क्या खाना, जिस मॉडल, ऐसी तो हजारों वैरायटी बन सकती है, लेकिन जो आप समर में खा रहे हैं तो वो हेमंत में नहीं खा सकते। जो शरद ऋतु में था अक्टूबर में, वो अभी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, वो डिटेल तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन उससे बॉडी में चेंज होगा। क्योंकि जब अक्टूबर है, सितंबर अक्टूबर में वो शरद ऋतु है, उसमें रोगाणाम शारदी माता, हमारे शास्त्रों ने बोला। और हम आशीर्वाद देते हैं तब क्या कहते हैं, शतम जीव शरद, शतम जीव वसंत है, क्यों नहीं कहते। वसंत में, स्प्रिंग में तो कितने अच्छे फूल आते हैं, कितनी अच्छी फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन शास्त्रों ने वो नहीं था। आशीर्वाद में क्या देते हैं, शतम जीव शरद, क्योंकि शरद ऋतु 100 शरद ऋतु जी जाओ, मतलब आपकी लाइफ रहे, तो वो शरद ऋतु के लिए 2 बातें और समझनी पड़ेगी। रोगाणाम शारदी माता, शरद ऋतु रोगों की माता है। अपने आप ब्लड के डिजीज, ब्लड का कंपोजिशन बदलता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है। हेमरेज सबसे ज़्यादा, सर के पास तो केस आएगा, अभी वो मार्क भी करेंगे, तो सबसे ज़्यादा सितंबर अक्टूबर में हाइपरटेंशन आएगा, इंसोम्निया आएगा, मेंटल डिसऑर्डर आएगा, स्किन डिजीज वाले अगर वो उसको मार्क करे तो आएगा, क्योंकि ब्लड के पिक्चर में तो स्किन खराब होगी। तो शरद ऋतु में, सितंबर अक्टूबर में, और फिर गुस्सा भी आएगा ज़्यादा उस समय, तो पित्त, एसिटाइल कोलिन, उस समय सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के 2 महीना तक ऐसा बॉडी के ऊपर वो चलता है। हालांकि वो ग्रीष्म वाला टेम्परेचर नहीं है, समर वाला, तो भी क्योंकि उस समय पृथ्वी और सूर्य का जो कोण बनता है, वो उस हिसाब से हमारे बॉडी में चेंज आता है। वो हमारे ऋतुचर्या का, हमारा यूट्यूब का भी देख लिए, उसमें बहुत डिटेल हम बताते हैं। तो ये चेंज आता है। तो ऐसी शरद को हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने बोला, शरद ऋतु यम दृष्टा है, यम यानी मारने वाला। तो यम के नज़र में हम आते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे डिजीज हम चाहते नहीं तो भी होते हैं उस समय, तो उसको रोकना है तो शरद ऋतु की चर्या, शरद ऋतु का पालन करना पड़ेगा। और ऐसी 100 शरद ऋतु तुम बिना डिजीज जी जाओ, ये ऐसा आशीर्वाद हम देते थे कि शतम जीव शरद। बाकी तो क्या है, वैज्ञानिक जो मेडिकल डेवलपमेंट क्या है कि कभी कभी हम कहानी सुनाते हैं मेडिकल डेवलपमेंट की। एक जो नर्स थी गत साल जो मर गई कोरोना से, थोड़ा पहले 2 साल पहले,
वो 32 साल तक कोमा में रही, 32 ईयर्स मुंबई में। एक्चुअली शी वॉज पैरामेडिकल नर्स थी, 32 साल पहले कोमा में चली गई। उसको फूड पाइप से और इंट्रावेनस फूड दिया जाता था, न्यूट्रिशन दिया जाता था, वेंटिलेटर से उसका लंग्स मतलब उसका वो हो रहा था, डायलिसिस हो रहा था, किडनी खराब थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मेडिकल डेवलपमेंट से उसके पास थी, लेकिन वो जागती नहीं थी, बात नहीं करती थी, आनंद नहीं करती थी। जीवा भी सर्द सतम हम कहते हैं, वेदों की प्रार्थना क्या है, मैं क्या करूं है भगवान, भगवान से हम क्या मांगते हैं, जीवा में सर्द सतम, मैं 100 शरद जीऊं। फिर इतना ही नहीं, मोदा में सर्द सतम, मैं शरद ऋतु में जलसा करूं, आनंद करूं, बीमार ना हो। तो ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, हे ईश्वर मैं कान से सुनूं, 60 साल के बाद भी 100 साल तक कान का हियरिंग डेफनेस नेचुरल जो आता है, डिजनरेशन होता है, वो ना हो। ओम भद्रम पश्य माक्षवीर्य चत्रा, मेरी आंख 100 साल तक देखती रहे। स्थिर भी, मेरा बॉडी, मेरा मसल्स, मेरा बोन्स 100 साल तक ठीक रहे, चलने का दिक्कत हो, खड़ा होने का दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे देव हितम यदायु, वो हम ऐसी प्रार्थना भी हमारी ऐसी थी, आशीर्वाद भी ऐसे थे। तो उसमें ऋतु का बड़ा महत्व था। तो ऋतु के हिसाब से खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, और वो कोशिश हम करते हैं। नेक्स्ट, तो फल और सब्जी तो ताज़ा ही खाना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, वाटरमेलन आगे हम खाते हैं, वाटरमेलन तो ग्रीष्म ऋतु में ही खा सकते हैं, अदरवाइज पुराने डीएनए में से पुराने रोग निकालेंगे। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि वो ग्रीष्म ऋतु में ही खाया जाता है वाटरमेलन। वाटरमेलन तो आप कहीं भी जाओ मिलेगा, वाटरमेलन आप अभी नहीं खा सकते, मत खाओ, शास्त्र कहता है। दही कर्ड कितना भी अच्छा है, रात को मत खाओ। और कोस्ट पे रहते हो तो छाछ पी सकते हो, कोस्टल एरिया में बटर मिल्क पी सकते हो रात को, बाकी तो नॉर्थ में तो रात को छाछ भी नहीं पीना है। तो अब कहाँ रहते हो, कौन सी ऋतु है, कौन सा समय है, और क्यों नहीं खाना, उसका लॉजिक है। नक्तम दधी न भोज है, कभी रात को दही नहीं खाना, दही अभिशंति है, हार्ट अटैक आ सकता है आपको। बड़ा क्यों हार्ट अटैक आता है, वो तो डॉक्टर को जब सेमिनार में होता है तब समझाते हैं, लेकिन ये तो आपको मैसेज है, डायरेक्ट न्यूज़ है। डायरेक्ट न्यूज़ में पूछ नहीं सकते हम, लेकिन है डायरेक्ट न्यूज़ में लॉजिक है, साइंस है, ट्रेडिशन है, विज्ञान है। तो ठीक है, जैसे एलोवेरा आप हर ऋतु में खाओ, बीमारी नहीं होंगे। ये वो एलोवेरा जूस नहीं है, ये उसमें तो प्रिजर्वेटिव होता है। आपके घर में ये गमला लगाओ, ये 3-4 महीना एक आपको मिलेगा, 2-3 गमला लगाओ। इंडोर प्लांट भी है, अगर आपका फ्लैट में रहते हो तो इंडोर में भी रहेगा। ये आपका लिवर को ठीक रखेगा, विमेन के, महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक। उसका नाम है कुमारी। महिला को, लड़की का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, पीसीओडी नहीं होगा, पीसीओएस नहीं होगा, रिटेंशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, लिवर, फैटी लिवर। आप इतने बैठे हैं, अभी भी कोई भी एक यूएसजी कराओ, सब 40 साल के ऊपर के, तो आपको फैटी लिवर ग्रेड 1-2 आएगा ही आएगा, लेकिन एलोवेरा खाएंगे तो नहीं आएगा। तो ये छोटी बात है, ये आप अगर नोट कर सकते हो तो कर लीजिए, अच्छा लगता है तो करिए, हम तो ऐसी बात कहते हैं। नेक्स्ट, ये अभी की ऋतु में ये आप अमरुद खा सकते हो, अमरुद कभी भी आ, लेकिन हेमंत और उसके बाद की जो ऑटम आएगी उसमें भी आप ये 4 महीना आप अमरुद खा सकते हो, उसके पहले और उसके बाद में नहीं खा सकते। अगर वसंत में आपने ये अमरुद खा लिया तो आपका गला पकड़ेगा ही पकड़ेगा, आपको और प्रॉब्लम, खांसी, कफिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट, तो कैरेट अभी की खास ऋतु है, इसमें ही आएगा। मार्केट में सबसे ज़्यादा अपने ऋतु में ही आता है, पहले तो वो समझ लीजिए। लेकिन बड़े मार्केट है, बड़े मॉल है, मेट्रोज है, उसमें कहीं से भी लेके कहीं से भी पका के बिना सीजन भी आपको परोसा जाता है, और फिर उसका गुण दिखाया जाता है कि कैरेट में तो कैरोटीन है। अरे कैरेट में कैरोटीन है, लेकिन शरद ऋतु में नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए, पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कितना भी कैरोटीन नहीं मिलेगा आपको, एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा, पित्त तो होगा, एसिडिटी होगी, उस समय नहीं खाना चाहिए। पता ही नहीं कौन सा फल, कौन सी सब्जी कब खाना, ये तो वैसे बार में ना खा सकते हैं, ये तो त्रिदोष समझ बताया, दात्री माँ जैसा उसका काम है। लेकिन फिर भी इस ऋतु में तो आता है आंवला, इस ऋतु में नहीं खाया, कम से कम च्यवनप्राश बना लो आप, उसका पल्प निकाल के आप अपने घर में खड़ी शक्कर के साथ, मध के साथ करके आप उसका जाम बना लीजिए। ये च्यवनप्राश तो ठीक है, हमारे लोग बहुत बड़ा धंधा करते हैं, च्यवनप्राश अभी तो बहुत बिक रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन 2 कंपनी बड़ी
डाबर और वैद्यनाथ समझ लीजिए नाम समझने के लिए, एक दूसरे में फार्मेसी में स्पाई रखे, जासूस रखे और ढूंढा कि कितना आंवला यूज़ होता है। तो 2013-14 का फिगर देता हूँ, जितना आंवला पूरे देश में नहीं हुआ इतना इन लोगों ने एक्सपोर्ट किया था एक। और दोनों के जासूस ने एक ही रिपोर्ट दिया कि इस कंपनी में तो ये कद्दू डाला जाता है, पंपकिन, और इस कंपनी वाला बोल के इस कंपनी में तो पंपकिन डाला जाता है। जब उसके मार्केट रिसर्चर ने देखा कि हर च्यवनप्राश में पंपकिन ही है, आंवला तो है ही नहीं। तो आप घर में बनाओ, आपका अपना खुद का बनाओ, और जैसे आप कैरेट का हलवा बनाते हैं, लौकी का बनाते हैं, ऐसा आप बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खुद खाओ, ऐसा खाओ, हलवा मत बनाओ। नेक्स्ट, ग्रेप। ये मैंने सीड वाला इसलिए बताया कि सीडलेस का ग्रेप अभी आ रही है। सीडलेस वो डीएनए, वो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है, जीएम फूड है, वो मत खाओ। आपका सीड खत्म हो जाएगा, आपका बेटी या बेटे का इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ये सीड वाली ग्रेप 1 रुपीज़ की एक पीस आएगा और वो 10 रुपये में आधा केजी आ जाएगा, मत खाओ। लेकिन ये मीठा बहुत आता है, आप जो सीनियर है वो मुझे बताइए कि इतनी ग्रेप मीठी आती थी पहले? थोड़ी खट्टी मीठी तो होती थी, उसमें बीज होता था। तो वो जो सीडलेस बना दिया तो उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन फूड में नहीं चाहिए, कुछ रिसर्च के लिए अल्बिनोरेट बनाना है, कुछ ऐसा करना है, वो चाहिए, उसका एक फील्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा अच्छा फील्ड है, जहाँ फॉरेंसिक मेडिसिन का है, जहाँ किसने रैप किया है उसका डीएनए करना है, तो उसमें तो वो बड़ा साइंस है। लेकिन ये साइंस आपने इसमें फूड में कर दिया। कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम, व्हाट इज नॉनसेंस। कैप्सिकम ग्रीन ही होगा, उसका ऑरेंज नहीं कर सकते। आपने सिर्फ न कलर बदला, लेकिन उस कलर बदलने के साथ उसके डीएनए के साथ छिड़वाल किया जो आपकी किडनी को डैमेज करेगा। नहीं मालूम है ना, हिस्ट्री नहीं है 25 साल की। 25 साल के बाद वही वहाँ से अमेरिका से आएगा कि ये केसरी में ऑरेंज कैप्सिकम तो ये प्रॉब्लम करता है। फिर हम बोलेंगे ये मत खाओ, इसके ऊपर बैन लग गया, ये तो ये हो गया। ये क्या ऐसा, आप हर दिन तमाशा करते रहते हो। एक टाइम टेस्टेड साइंस है आपके पास? नहीं है, हमारे पास है, हमको जानना पड़ेगा। तो आज एक मौका है आपको बात करने का। ये बसंत और सर्द ऋतु में ये खांसी होगी नहीं, इसका भी आप गुलकंद बना सकते हो, आधा थोड़ा वसा का। नेक्स्ट, ये आप मंदिरों में, उड़पी में कृष्ण मंदिर जहाँ होगा वहाँ बसंत ऋतु में होली के समय ये स्प्रे किया जाता है। क्यों किया जाता है? उस समय स्किन डिजीज बढ़ते हैं, उस समय कफ बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका शरबत, इसको शरीर पर लगाना। मतलब हमारी जो भी ट्रेडिशन है, बेंगलोर, कर्नाटक, मतलब आप तो फ्लावर के, हम तो इतना गुजरात में फ्लावर नहीं है। अब तो ये कितने अच्छे फूल हैं, पूजा आपकी होती है। हमारे यहाँ तो वाइट सारा प्लास्टिक के वो लगाते हैं, आसोपालो प्लास्टिक के फूल लगाते हैं। तो एक प्लास्टिक का बेटा भी दे दो, भगवान को बोलते हैं, वही दे रहा है। नेक्स्ट, ये पॉप मिलेट, खांसी होगी नहीं। नेक्स्ट, कुछ विरोधाभास भी देख लीजिए, क्योंकि मेट्रोज में आप रहते हैं तो थोड़ी बात कर दूँ। देखो, ये अब फ्रूट सलाद जो है, दूध भी अच्छा है, फ्रूट भी अच्छा है, लेकिन एक साथ नहीं ले सकते। नेक्स्ट, ये ब्लैक टी और ये मिल्क, कस्टर्ड मिल्क और ब्रेड, सैंडविच, होटल का जो मेन्यू होता है, कॉम्बो पैक आता है, और एक कॉम्बो पैक, ये मैंने दूध और मिल्क का बताया। हाँ, मफिन और जूस नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते इतना तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये नहीं है, ये जूस भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, दूध भी अच्छा है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। आज जो आपकी डिश डिजाइन की है उसमें कोई भी एक दूसरे का विरुद्ध नहीं होगा, आपका बॉडी में आपके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, वो इस तरह से आगे भी ये कॉम्बो में आता है, आपको बीमार करने का कॉम्बिनेशन है। सस्ते में बीमार करेंगे, आप कम पैसा देंगे तो भी हम आपको बीमार कर सकते हैं। अलग अलग लेंगे तो ज़्यादा होगा, पैसा खर्चा ज़्यादा, लेकिन वही नुकसान होगा। लेकिन सस्ते में कॉम्बो पैक में आपको बहुत बीमार कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, ये विरोधाभास है। लेकिन आपके घर में अगर आपकी दादी है, नानी है, तो जो कुछ बताती है, डॉक्टर जानी को भी याद मत करो, सुमंगला को भी मत मिलो, आपके जो एल्डर्स हैं आपके घर में, नहीं है तो बुलाओ, रिस्पेक्ट दो। जो भी कुछ दिक्कत हो उसको फ़ोन करो, गूगल में मत जाओ, यूट्यूब में मत जाओ, दादी को फ़ोन करो, सुनो उसको, नानी को फ़ोन करो, बुलाओ। सीज़न जब होती है, चाहे गांव में रहती हो, उधर जाओ या उसको बुलाओ। जब सीज़न शुरू हुई है, दादी बताओ हम क्या करें, आपकी दादी क्या करती थी,
शायद आज हमारी दादी भी भूल गई, तो उसको भी याद दिलाओ कि तुम्हारी दादी क्या करती थी, कहीं गलती नहीं होगी। इतना तो हमारा हक बनता है दादी से कि दादी तुम तो नहीं जानती हो लेकिन तुम्हारी दादी क्या करती थी, तो वो अपने आप आ जाएगा। बड़ी वैज्ञानिक बात है, लेकिन हमको दादी माँ का बटुआ घर में रहता था। नेक्स्ट, कुछ तो म्यूजिक चाहिए। शुरू में बेटी ने जब मंत्रोच्चार किया, एक स्तुति गाई, तो कितना अच्छा लगा। 15 मिनट आप जैसे, मैंने फुट मसाज, हेड मसाज का 5 मिनट, सूर्य नमस्कार का आधा घंटे का टोटल प्रोटोकॉल में आप रात को सोते वक्त ये प्रोटोकॉल ऐड कर दीजिए कि रात को कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ललित, विवास, भैरवी, सितार पे या बंसी है, जल तरंग है, वो आप अपने मोबाइल, आज तो वो सगुड़ है, सुविधा है, आप करिए, कोई बात नहीं, हेडफोन पे लगा के आप सो जाइए, बिल्कुल मन को आनंद मिलेगा। वो करना चाहिए, थोड़ा चाहिए, हम उसमें से रुक्ष बन जाए, औरंगजेब बन जाए, तो फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो ये सार्स है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू, कोविड और नया पैंडेमिक आता ही रहेगा। ये एक तो बिजनेस है, एक साइंटिफिक नॉनसेंस है, एक समझ नहीं है, एक प्रकृति का वो भी है, प्रकोप भी है। ये ऐसा नहीं कि सब मनुष्य ही करता है, लेकिन ये आता रहेगा, आप चिंता मत करो, ये आएगा। चरक ने ऐसा बोला है कि ऐसा तो आता रहेगा यार, ये कोरोना जैसा ही वर्णन पूरा जलपदोध्वंस में है। पैंडेमिक समझाते हुए ऋषि मुनियों ने बताया कि ऐसा आएगा ही। दी धृति स्मृति कार्य यद करते अशुभम प्रज्ञा अपराध तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। क्या नहीं होगा, बहुत होगा। तुम अगर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, तुम आपके एल्डर्स का, सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसकी नॉलेज का, तुम तुम्हारे ऋषि मुनियों का ज्ञान को नहीं सीखेगा, नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, आपकी दादी नानी का ट्रेडिशन को नहीं पकड़ेगा, तो आपका बीमार होना ही है, बच ही नहीं सकता। जो अमेरिका के पास तो वो नॉलेज नहीं है, वो ट्रेडिशन नहीं है, वो पावर नहीं है, हमारे पास तो है, हम क्यों छोड़े। तो ये हम किसी से भी नहीं डरते। तो ये अभी ये कोविड में भी हमने कितना काम किया, 300 वैद्य ऑनलाइन कभी भी सेवा करने के लिए तैयार थे। हमारी लोकायुक्त की वेबसाइट से हमने पूरे देश के, शुभमंगला यहाँ कर्नाटक की हेड थी, तो कर्नाटक के कितने डॉक्टर थे आपके साथ? 15 डॉक्टर शुभमंगला के साथ था कि कोविड में अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी है तो ऑनलाइन हम तैयार हैं। टोटल 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स, अपने टोटल कितने थे पूरे देश में? 600 डॉक्टर्स 23 कंट्री में, और फ्री ऑफ कॉस्ट कि कोविड में आपको कैसा करना। तो ये सर ने जब शुरुआत में बताया तो क्योर या डिजीज कंडीशन है तो वी आर रेडी टू सर्विस। नेक्स्ट, तो ये कर्नाटक का है। जब बहुत समस्या थी कोविड की, तब शुभमंगला गई आपके डीसीपी के पास कि ये ड्राई डिजीज हमने 67,000 लोगों को बचाया है, ये जानी सकता नहीं है, ये लोकायुक्त नाम तुम मत रखो, लेकिन दो आप सबको, ये आप करो, इससे हो जाएगा ठीक, और बहुत लोगों को बचाया है। नेक्स्ट, ये उसी तरह तेजस्वी सूर्या, उन्होंने पता कि ये मेरा तो पार्लियामेंट एरिया है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनको भी समझाने का मौका मिला। नेक्स्ट, उसी तरह से इसका काम फिर जो हमारा पूरा देश में चला, अहमदाबाद में 67,000 लोगों को हमने बचाया, 400 लोगों का ट्रेनिंग से हम ने किया, और मेरा एक फ्रेंड था जिसने 5 टन ड्राई जिंजर के पैकेट्स दिए, फ्री में दिए, और उसका फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIT से उसका थर्ड पार्टी रिव्यू लिया, असेसमेंट किया, और उस असेसमेंट को मेरी ओर से शुभमंगला ने शिकागो की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन वीडियो प्रेजेंटेशन किया। शुभमंगला के लिए फिर से ताली होगी। तो ये हम कर सकते हैं, हम करके, ये कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट, तो ये उसी तरह से ये आपका बेंगलोर के लिए थोड़ा समय का ही है कि हम लोगों को इम्यूनाइज करना चाहते हैं। आज शाम को आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे देश में एक पूरा भारतीय इम्यूनाइजेशन क्या है। गुजरात में हमने 5,000 बच्चों का 5 साल का हमने इम्यूनाइज किया है। ये वैक्सीन के विकल्प में कुछ है भारत के पास, उसका कुछ साइंस है, कुछ ट्रेडिशन है, उसके ऊपर हम काम करें। ये कर्नाटक में भी शुरू हो गया, दिल्ली में हुआ है, बाकी राज्यों में भी हुआ है, लेकिन ये आज हम आरोग्य भारती के प्लेटफॉर्म से ये मिलकर कर रहे हैं, तो इसका ये स्नैप है। तो आयुर्वेद क्या ज़रूरत है, शरीर को पालन करो, सुनो, सर्वधर्म को छोड़ के आप अपना हेल्थ के बारे में सोचिए। पूरा दिन में सुबह सोच लीजिए, फिर तो निकल जाएंगे, सैटरडे संडे जरा थोड़ा और समय दीजिए फैमिली के लिए, खुद के लिए, और जब सीज़न बदलती है तब आप एक बार एक दिन, एकादशी वही था हमारा जिसके ऊपर अभी जापान के साइंटिस्ट को वो मिला नोबेल पारितोषिक, क्या है? ऑटोफेजिया। ऑटोफेजिया है क्या? एकादशे द्वम कुर्यात् भजनम अभोजनम,
एकादशी करो, यानी एकादशी को 2 काम करो, ऐसा हमारे ऋषियों ने बोला। 2 कुरिया, 2 काम करो। क्या करो? अभोजनम, यानी खाओ नहीं, और भजनम, मन को कुछ दिया नहीं, शरीर को बहुत दिया 14 दिन, लेकिन मन को तो कुछ नहीं दिया, टाइम नहीं। आपको ऑनलाइन काम करना है, मेट्रो में जाना है, उसमें जाना है, समय नहीं है। लेकिन एकादशी को आप मत खाओ और एकादशी को ईश्वर भजन करो। तो मन को वो काम, ऑटोफेजिया जो बॉडी में होता है, उसके ऊपर उसको नोबेल पारितोषिक मिला। उसको वो मालूम नहीं कि हमारे तो घर घर में नोबेल नॉलेज है, आपने दिया नहीं उसको पारितोषिक, लेकिन हम ये करते थे। तो आप प्लीज़ करिए जो अगर लगता है। ये देखो, अब WHO का एक आकलन है कि अभी ये कोई एलोपैथी जिसको कहते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो थोड़ा वो सोचता भी है कि एलोपैथी से ये कल्याण नहीं होने वाला है। आप अपना अपना ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन ऐड करो साथ में। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंटरी एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन वो कहते हैं। हम तो हमारा आयुर्वेद है, साइंस ऑफ लाइफ है, लेकिन वो जो भी अच्छा सोचता है। तो बताया, तो उन्होंने एक सर्वे किया, इथियोपिया, माली, म्यांमार, रवांडा, तांजानिया, युगांडा, उसमें कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन का कितना चलता है वो। लेकिन जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, USA में भी चलता है। ऐसा नहीं कि ये एलोपैथी की दुनिया है वही आपको ठीक करेगी। तो ये WHO का सर्वे कहते हैं कि आप अपनी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाओ। कोरोना ने सब दरवाजा खोल दिया है, आप समझते हो तो प्लीज़ आप करिए। ये मौका मिला है बात करने का, आपसे संवाद करने का, इसलिए हम कह रहे हैं। और तो वेलनेस है, ये कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है, मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है। वो कहता है $1 ट्रिलियन का मार्केट है, अगर बिजनेस भी करना है तो वेलनेस का करिए। इलनेस, दुनिया को इलनेस अच्छी नहीं लगती, मैंने शुरू में ही कहा कि सबको हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो हेल्थ और हैप्पीनेस देना है तो भारत आयुर्वेद कुछ कर सकता है। तो वही है लोक आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन शैली जो आज कर रहे हैं, उसको अलग अलग ढंग से ले जाते हैं। नेक्स्ट, तो उसमें आयुर्वेद थाली है, आयुर्वेद लिविंग, 3 दिन की हम क्लासेस चलाते हैं। ये जो काबरा जी बैठे, उनके पिताजी, दादा आए थे, पूरा फैमिली, 15 लोगों का फैमिली आंध्र से आए थे, गुलबर्गा से, सॉरी कर्नाटक से, और रहे थे हमारे पास। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे पकाना, कैसे डिश में देना, वहाँ से लेके 3 दिन का पूरा हेल्दी लिविंग का क्लासेस चलाते हैं। और वो खिला रहा तो आपको सिर्फ एक ही ऋतु का आज का एक टेस्ट होगा, लेकिन पूरा 3 दिन में लाइफस्टाइल के ऊपर तो हेल्दी लिविंग का क्लासेस चलता है, लेक्चर्स होता है, कभी हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, इस तरह से सब। ये CISF का कार्यक्रम, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का हेल्थ का, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के जितने CISF के कमांडो है, उसका हेल्थ का, उसका मेनू हमने टाइप किया, तैयार किया। उनको पूरे दिन खड़ा रहना है, उनको आर्म्स लेके खड़ा रहना है, तो और उसको स्कैनिंग करना है वो सबका। तो उनको कुछ अपने ऑक्यूपेशनल एहसास होंगे, तो उसको कैसे ठीक रखना, उसका डिजाइन बना। वो नहीं चलेगा आर्मी में से कुछ आ गया वो खा लिया। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम हुआ था। उसी तरह से यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी ये अलग अलग ये शाप लिया जाती है। तो कॉरपोरेट्स होते हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो यंगस्टर्स हैं, उसको कैसे अपना हेल्थ स्टाइल रखना, तो हम लोग ये ऐसे क्लासेस चलाते हैं। बच्चों को मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज को, यंगस्टर्स को जनरल जो है उसको कैसे सिखाएंगे, तो ये प्रोग्राम है। फिर ये छोटे बच्चों को कैसे गाय के बारे में सिखाएंगे। छोटे बच्चे हैं, नंद विद्या निकेतन SR बड़ा टाउनशिप है हमारा, उसकी स्कूल में हमने ये बताया था। और इस तरह से आज का मेनू है जो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, तो ये हम एक छोटा सा इको विलेज बनाया है, आप भी आपके पास बनाओ। मैं तो शुभ मुगला का कहता हूँ कि आप मिलके इधर भी करो। तो वहाँ न सीमेंट है, न प्लास्टिक है, न स्टील है। अब कैसे रहते थे हमारे पुरखे, क्यों हेल्दी रहते थे। डेली नहीं रह सकते तो कभी वीकेंड्स में जाएंगे, कभी छुट्टी लेके जाएंगे, लेकिन क्या स्टार होटल में जाके करेंगे, वो तो कुछ उसका अंत नहीं है। लेकिन ऐसे लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट, यही आपको मैसेज है। ऐसा उसका पूरा इंटीरियर भी क्लासिक है। नेक्स्ट, ये हमारा रिसर्च सेंटर है। आयुष ने मुझे वेलनेस टूरिज्म का एडवाइज़र बनाया। नेक्स्ट, पूजा ये डायरेक्टर आए थे, ये हमारे राज्यपाल है, ये आगे हाँ, ये जो जिससे मैं डरता हूँ राजश्री है। तो बाकी हाँ, तो मैं बहुत डरता हूँ, तो मैं चुकी हूँ। दुनिया से मत डरो, अपने घर में डरो। तो फिर देखो दुनिया इतनी आसान हो गई। मुझे छुट्टी देती है, मुझे वो देखती है आपके पॉकेट में कितना है, वो पर्स भर देती है,
बैग पैक करने में हेल्प करती है, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है तो कुछ हेल्प करती है। तो बहुत कुछ टिप्स, जैसे शुभमंगला के लिए बोले कचौरी लेके जाना, वो तो वो कहती है कि कैसे हुआ आपको, तो मैं तो ऐसा कोरा कारा करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से डरना चाहिए जो आपके घर में है। ठीक है, तो गवर्नर साहब भी खुश थे, वो हमारा उसके बेटे और पोते को वो स्वरूपासन करा रहे हैं गुजरात के गवर्नर। नेक्स्ट, तो गुजरात टूरिज्म ने हमको वेलनेस का काम दिया है, तो अब वेलनेस टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। आपके कर्नाटक में भी आप कर सकते हैं, दोस्त वर कनेक्टेड विथ हो, तो नहीं तो शुभमंगला तो है। नेक्स्ट, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े एक्सपोज, उसमें भी हम जाते हैं, ये बताते हैं कि लाइफस्टाइल को ठीक करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, तो भारतीय जीवन शैली है, वो हेल्थी लाइफस्टाइल है, उसमें आप जाओ, उसको समझो। आप आए, आपको बहुत साधुवाद, आपने बहुत समय देके सुना, शायद मैंने ज़्यादा समय भी खींच लिया होगा आपका, लेकिन आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट है, तो आप जरूर करिए। वादे वादे जायते तत्वबोध, संवाद से, चर्चा करने से कुछ हो सकता है, कुछ उसमें से आपको अच्छा लगा हो तो आप करिए। ये मैं इसलिए करता हूँ, हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे संस्कार बने रहे, कम से कम हम ना भूल जाए कि हम आयुर्वेद के लोग किस लिए हैं, क्यों हैं। तो किसी को भी कुछ पूछना है तो नाउ हाउस इज ओपन फॉर योर, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, बता सकते हैं।